सो हाय एवरीवन। सबसे पहले किस किस को लगता है CS2 से मुश्किल पेपर कोई नहीं है अभी का? यहाँ से स्टार्ट करते हैं। यू गाइस का स्विच ऑन और कैमरा भी प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आज मेजरली मैं ओरिएंटेशन कवर करूंगा। आई विल ओनली गिव यू ब्रीफ आइडिया अबाउट CS2 एंड आई विल ट्राई टू कवर सर्टेन बेसिक थिंग्स ऑफ CS2। और मेन जो हमारी पढ़ाई स्टार्ट होगी वो नेक्स्ट क्लास से होगी एनीवेज आगे। सो अगर आप कैमरा ऑन कर लेंगे एंड यू विल बी मोर इन्वॉल्व इन डिस्कशन, दैट विल बी हेल्पफुल। तो इफ यू कैन स्विच ऑन योर कैमरा, प्लीज ट्राई टू डू दैट। और वो आगे हर क्लास में अगर आप करोगे तो आप बेटर फील करोगे पढ़ते हुए। तो CS2 सबसे मुश्किल पेपर है। कौन कौन एग्री करता है इस बात से? हैंड रेज में कर सकते हो। अच्छा, एक कैमरा ऑन करके आस्ता है। बाकी लोग कैमरा ऑन करके बेटर, बेटा मजा आएगा, क्योंकि इट्स जस्ट अ डिस्कशन जहाँ पे हमारा फोकस CS2 को समझने पे। आज हम पढ़ाई बहुत ही कम करने वाले हैं। एक बस हम बेस सेट करेंगे पेपर का, कि पेपर में हमें क्या क्या पढ़ना है। बहुत डिटेल में तो नहीं जाने वाले हैं। एक बेसिक इंट्रोडक्शन कवर करेंगे जो आपको शॉर्ट टर्म या जनरल इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स को समझने में हेल्प करेगा, एंड दैट विल सेट द टोन फॉर CS2। CS2 वन ऑफ द टफेस्ट पेपर है, इसमें कोई डाउट नहीं है ना। सो मैं एक कंक्रीट प्लान आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, मैं ग्रुप में डाल दूंगा मेरे एक्सेल टुडे इन द मॉर्निंग। और उसके हिसाब से वी विल बी एबल टू रैप अप आवर सिलेबस बाय 17th of August। तो और आपका जो एग्जाम आ रहा है दैट इज ऑन आई थिंक 8th and 9th of September, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फर्स्ट एग्जाम इस बार CS2 ही आएगा सितंबर के अंदर। यू विल बी हैविंग क्लोज टू 20 days फॉर योर रिवीजन, प्रॉपर रिवीजन, व्हिच इज मोर देन एनफ। बिकॉज ऑब्वियसली ऐसा नहीं कि 17 को सिलेबस खत्म हो रहा है तो डाउट भी तब खत्म हो रहे होंगे। बाय दैट टाइम आई थिंक हम 80% सिलेबस के डाउट्स भी खत्म कर चुके होते हैं। दैट्स हाउ वी डू। सो लेट्स स्टार्ट विद द ओरिएंटेशन कि CS2 में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले पेपर के बारे में समझ लेते हैं। As per IIFO की वेबसाइट, दिस पेपर इज मेनली डिजाइन फॉर द मॉडलिंग। कि रिस्क मॉडलिंग हम करने वाले हैं, टाइम सीरीज मॉडलिंग हम करने वाले हैं, स्टोकास्टिक प्रोसेसेस को डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें कहते हैं स्पेशली मार्कओव चेंज एंड मार्कओव जंप प्रोसेस आता है। सर्वाइवल एनालिसिस हम पढ़ने वाले हैं, जिसमें हमारे रिग्रेशन मेथड्स और ज्यादा यूज होंगे। एंड ग्रेजुएशन इज अ टेक्निक। सो आप में से कोई ऐसा जो वर्किंग है बाई चांस लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में? कोई है ऐसा? कोई वर्किंग है? नहीं है? कोई वर्किंग है वैसे इन जनरल? कोई वर्किंग है आप लोगों में से? एनीवन इज वर्किंग? अच्छा, आस्था वर्किंग है। अरे नब्बे आप भी वर्किंग हो? नॉट रॉन्ग। आश्रिता वर्किंग है क्या? कहाँ आस्था तुम क्या कर रही होगी? सर अभी अकाउंटेंट हूँ मैं ऑकलैंड में। नॉन एक्चुअल बेसिकली, नॉन एक्चुअल। नॉन ओके ओके। तो अगर हम लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं तो कुछ चीजें वहां की भी यहाँ पे पढ़ेंगे। ऑल्दो CM1 को लाइफ इंश्योरेंस का पेपर बोला जाता है, बट CM1 में हम सिर्फ टेक्निक्स पढ़ते हैं, लेकिन उसके पीछे की जितनी मॉडलिंग है, लाइफ इंश्योरेंस मॉडलिंग, स्पेशली एक्चुअल टेबल जो आप यूज करते हैं CM1 के अंदर, वो कैसे बनी होगी लाइफ टेबल्स, वो सब बनाने का काम हम CS2 में करते हैं। एंड एट द लास्ट एक कह रहा हाई लेवल इंट्रोडक्शन ऑफ मशीन लर्निंग। मैं भी इससे एग्री करता हूँ कि इस पेपर के अंदर मशीन लर्निंग सिर्फ नाम का है। मशीन लर्निंग को अगर अच्छे से पढ़ना तो जितना आपकी बुक में दिया है दैट इज नॉट एट ऑल सफिशिएंट फर्स्ट ऑफ ऑल। ऑल्दो आई डिसएग्री विद द सर्टेन टाइप ऑफ क्वेश्चन जो पेपर में पूछ ले जाते हैं, गिवन जो कंटेंट है। हमारे पास 40 से 50 पेज का ही कंटेंट है मशीन लर्निंग का, बट जो डिटेल्ड मशीन लर्निंग अगर आपको पढ़ना तो कम से कम 7 से 8 लेक्चर्स की रिक्वायरमेंट होती है, जो हमारी बुक तो एक्चुअली कवर नहीं करती है। सो इस बार मैंने सोचा है कि मैं कुछ अपने SRM जो SOA का पेपर है उसमें मैंने कुछ SRM में टॉपिक्स पढ़ा रखे हैं ऑलरेडी, विच आई विल इंक्लूड इन द CS2 पैकेज ओनली। वो सिर्फ आप, लेकिन उसमें टाइम चाहिए होगा आपको देखने के लिए। वो डायरेक्टली CS2 से रिलेट तो नहीं करेगा, बट जस्ट टू क्लियर योर कॉन्सेप्ट्स, अगर आपके पास टाइम है तो आप उन 6-7 लेक्चर्स को देख के और बेटर मशीन लर्निंग को समझ सकते हो। वो डायरेक्टली करिकुलम से रिलेट नहीं होगा, बट आपके बेसिक्स ऑफ मशीन लर्निंग को बहुत ज्यादा बेटर कर देगा। तो दैट इज आई एम थिंकिंग कि मैं SRM के लेक्चर्स को इसमें इंक्लूड कर दूंगा इस बार आपके पैकेज के अंदर। और कह रहे जो मटेरियल हमें से पढ़ने वाले हैं वो मटेरियल डायरेक्टली अप्लाई होता है आपके CM1 और CM2 के अंदर। जस्ट इन केस अगर किसी के दिमाग में ये क्वेश्चन है कि मैंने CM1 नहीं पढ़ा हुआ या मैंने CM2 नहीं पढ़ा हुआ और मैं CS2 कर सकता हूं, तो आई थिंक वो इस पॉइंट पे क्लियर हो जाता है। और जो भी ये टेक्स्ट है, जैसे माई टेक्स्ट ये आर मैंने IIFO की वेबसाइट से दिया हुआ है। सो खुद वेबसाइट कहती है कि जो भी आप यहाँ पे पढ़ेंगे वो आप अप्लाई करेंगे आगे चल के CM1 और CM2 के अंदर। नाउ अगर हम करिकुलम को समझे तो पूरे करिकुलम को यूजुअली 5 छोटे छोटे सब सेक्शंस में डिवाइड करा गया है। यहाँ पे आपको 4 दिख रहे हैं बिकॉज लास्ट सेक्शन मैंने क्लब करा हुआ है यहाँ पे। तो अगर हम फर्स्ट सेक्शन देखते हैं, वो कहता है रैंडम वेरिएबल एंड डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रिस्क मॉडलिंग, व्हिच इज क्लोज टू 20%। ऑल्दो अगर आप IIFO की वेबसाइट पे जाते हैं और पढ़ते हैं डिटेल में, वो ये कहती है कि जो ये परसेंटेज यहाँ पे लिखी है, रफली उतना ही परसेंटेज ऑफ कंटेंट एग्जाम में पूछा जाता है उस टॉपिक से।
मैं उसे थोड़ा सा डिसएग्री करता हूँ क्योंकि ये परसेंटेज एग्जैक्टली मैच नहीं करती है, क्योंकि इस परसेंटेज के अकॉर्डिंग अगर मैं चलूंगा तो मेरे पास्ट पेपर में वो ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। तो मैं एट टाइम दिस परसेंटेज कैन बी मिसलीडिंग, ऑल्दो वेबसाइट पे लिखा है, लेकिन अगर आप खुद भी एनालाइज करोगे पास्ट पेपर्स को जाके तो भी, तो ऐसा नहीं कि सर्वाइवल 25% ही आया हमेशा, हो सकता है सर्वाइवल बहुत ज्यादा आया और बहुत ही कम भी आया। तो जब आप CS2 पढ़ेंगे तो एक ही एडवाइस है, प्लीज इस परसेंटेज को, बेशक मैं भी स्लाइड पर दिखा रहा हूँ, पर इसको बेंचमार्क मार के आप पढ़ाई ना करें कि सोचे कि मैं 30% कर लिया अगर मैंने वो दोनों कर लिया, हो सकता है वो दोनों पेपर में आपको देखने को भी ना मिले या बहुत ही कम देखने को मिले। सो ये परसेंटेज सिर्फ सिर्फ मेरे हिसाब से जो है वो सिर्फ कितना करिकुलम कवर हो रहा है परसेंटेज वाइज उतना है, पर ये एज इट इज ट्रांसलेट हो जाएगा मार्क्स में, आई डोंट एग्री टू दैट। सो रैंडम वेरिएबल और डिस्ट्रीब्यूशन में जो टॉपिक्स पढ़ने वाले इन टोटल आपका जो टेक्स्ट बुक है दैट हैज 21 चैप्टर्स, बट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो मैंने तो लिस्ट करे हैं 5 and 6 11 11 and 11 and 5 is 16 and 3 19। आपको कम दिख रहे हैं कुछ चैप्टर्स, उसका कुछ कारण मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप देखेंगे रिस्क मॉडल मैंने एक बार देखा है बुक के अंदर, ये 2 चैप्टर है, रिस्क मॉडल 1 एंड रिस्क मॉडल 2, एंड ऐसे कुछ टॉपिक्स को मैंने क्लब करके यहाँ पे लिखा हुआ है। सो इन टोटल देयर आर 21 चैप्टर्स इन CS2। अब वो 21 चैप्टर्स को अगर CM1 के चैप्टर से कंपेयर करेंगे, CM1 में इफ आई एम नॉट रॉन्ग 26 या 27 चैप्टर्स है, तो ऐसा दिखता है कि CM1 ज्यादा लेंथी है, बट दैट इज नॉट द केस। ये 21 चैप्टर्स के अंदर जो कंटेंट है दैट इज वे हायर देन द 26 चैप्टर CM1 के कवर करते हैं। तो हमें बहुत ही ज्यादा ईमानदारी से पढ़ाई करनी पड़ेगी अगले 4 महीने, पूरा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, पूरे प्लान को फॉलो करना पड़ेगा अगर आपको सितंबर अटेम्प्ट देना है तो अगर आप उस प्लान से चलोगे यू विल बी एबल टू क्लियर द एग्जाम, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सो अगर हम फर्स्ट सेक्शन की बात करें, मैं बहुत रैंडम ऑर्डर से CS2 पढ़ाता हूँ पहली बार, लगभग लगभग यही मेरा ऑर्डर है पढ़ाने का। जैसे फॉर एग्जांपल जब मैं स्टार्ट करूंगा तो आई विल स्टार्ट विद लॉस डिस्ट्रीब्यूशन एंड रीइंश्योरेंस। बुक में ये 2 अलग अलग चैप्टर्स हैं, बट जो आपको वो बुक मिलेगी उसके अंदर सिंगल असाइनमेंट होगा दोनों का, तो मैं एक टॉपिक करके पढ़ाता हूँ। तो मैंने इससे कि मेरा रीइंश्योरेंस और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन खत्म हो गया तो मतलब 2 चैप्टर आपकी बुक के खत्म हो जाएगी। देन हम रिस्क मॉडल कवर करेंगे एंड फिर हम इसको छोड़ देंगे, इस सेक्शन हम कॉपीला छोड़ देंगे, EVT छोड़ देंगे, वी विल जंप ऑन टू सर्वाइवल मॉडल्स। हम इसको कंप्लीट करेंगे, वी विल जंप ऑन टू स्टोचैस्टिक, फिर हम ये कवर करेंगे टाइम सीरीज। टाइम सीरीज के बाद हम इन सेक्शंस पे आते हैं क्योंकि ये बहुत नए टॉपिक है, बहुत ज्यादा पूछा भी नहीं जा रहा एग्जाम में। तो हमारा जो ऑर्डर रहेगा बुक के ऑर्डर से बहुत ज्यादा अलग रहने वाला है। बुक यूजुअली स्टार्ट करते हैं स्टोचैस्टिक प्रोसेस, उसका फर्स्ट चैप्टर है, बट मैं उसको थर्ड सेक्शन की तरह कवर करूंगा। अब ये सेक्शन एक दूसरे से कंप्लीटली इंडिपेंडेंट है, ये आपको समझना है। ये सेक्शन कहीं से भी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं करते, विच इज अ गुड थिंग इन CS2। तो अगर आपको लगता है कि यार ये सेक्शन में मैं थोड़ा लैग कर गया हूं, मैं पीछे हो गया हूं और मैं ये सेक्शन पढ़ा रहा हूं, तो ये आप मेरे साथ साथ आसानी से पढ़ सकते हैं। आपको किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम पे ये नहीं लगेगा कि मेरे को प्रीवियस किसी चैप्टर की जरूरत है। अब यही पेपर की सबसे बुरी बात भी है एट द एंड ऑफ द डे, क्योंकि जब हम रिवीजन करने आते हैं तब ये अलग अलग सेक्शंस मेरे को थोड़े से ट्रबल करते हैं, क्योंकि वो लिंक नहीं है। जैसे आपने CS1 पढ़ा या CM1 पढ़ा, तो CS1 में आपने रैंडम वेरिएबल पहला चैप्टर पढ़ा, वो रैंडम वेरिएबल आपको लास्ट डे आके रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि वो हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज हो रहा था। डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज करने की जरूरत नहीं पड़ी क्योंकि हर चैप्टर में कहीं ना कहीं यूज हो रहा था। लेकिन यहाँ पर अगर रीइंश्योरेंस पहला चैप्टर पढ़ा, वो उसके अलावा कहीं और पूरे सिलेबस में यूज नहीं होने वाला है, तो आपको बार बार आके क्या करना पड़ेगा, रिविजन करना पड़ेगा। तो मैं एक चीज हमेशा बोलता हूँ CS2 जो भी लोग पढ़ रहे होते हैं, जो आप नोट्स बनाएंगे, आपको हफ्ते में एक दिन उन नोट्स को रिवाइज करने के लिए रखना ही पड़ेगा। जितने बड़े होते जाएंगे वो टाइम इंक्रीज होता जाएगा आपका, पर एक दिन आपको पूरे नोट्स को अगर आप गो थ्रू करेंगे, हफ्ते में एक दिन इसको दे देंगे, तो आपको उतना चैलेंजिंग नहीं लगेगा। अगर आपने ऐसा करा कि रैंडम फॉर एग्जांपल रीइंश्योरेंस पढ़ा, छोड़ दिया, फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे के टॉपिक्स तो याद है, ये सेक्शन याद रहेगा क्योंकि मैं साथ साथ पढ़ रहा हूँ, पता लगा ये सेक्शन पूरा पीछे से साफ हो गया। इफ यू विल जस्ट कीप ऑन रीडिंग योर नोट्स ओनली, मैं कोई प्रैक्टिस नहीं करने को बोल रहा हूँ, सिर्फ अपने नोट्स को भी अगर आप पढ़ते रहेंगे, हफ्ते में एक दिन देख के सिर्फ गो थ्रू कर लेंगे, स्किम भी कर लेंगे, तो भी आपको टॉपिक्स याद रहेंगे। तो जब आप रिवीजन पे जाएंगे तो आपके लिए टास्क थोड़ा सा आसान हो जाएगा। सो दिस इज फर्स्ट पॉइंटर CS2 के लिए कि आपको रिवीजन हर हफ्ते करनी है। रिवीजन का मतलब हर हफ्ते आपको क्वेश्चन सॉल्व नहीं करना, मैं बोल रहा हूँ आपको नोट्स को लेकर हर हफ्ते एक दिन देखें। पहले जब आप देखोगे पहले एक चैप्टर होगा, 15 मिनट में रिवाइज हो जाएगा, 2 होंगे 30 मिनट हो जाएंगे, जब अगले तीसरे हफ्ते जाओगे टाइम बढ़ता जाएगा, लेकिन उतना रिवीजन टाइम ऐसा नहीं कि हर बार उतना ही इंक्रीज होगा, कुछ चैप्टर बड़े होंगे कुछ छोटे होंगे। जब रीइंश्योरेंस को चौथी 5 बार पढ़ चुके होगे, 5वें हफ्ते में आओगे तो देखोगे वो तो मैं 5 ही मिनट में रिवाइज कर पा रहा हूँ, 15 मिनट लगेंगे पहले हफ्ते में, लेकिन हो सकता है 5वें हफ्ते में आते हुए 5 ही मिनट लगे उसको नोट्स को पढ़ने में, क्योंकि हम इतनी बार उसको देख चुके होंगे। आप अगर स्ट्रैटेजी को फॉलो करोगे यू विल डेफिनेटली डू वेल, आपका CS2 का रिवीजन का टास्क आसान हो जाएगा। मैं हमेशा यही बात बोलता हूँ, अलग अलग सेक्शन CS2 के अच्छी बात है, पढ़ते हुए रिवीजन करते हुए चैलेंज बनते हैं, वो तभी बनेंगे जब आप इस बात को ध्यान से नहीं रखेंगे। एनी डाउट आता है कुछ भी?
So every topic which is listed here is equally important for me. मैं परसेंटेज में नहीं जाऊंगा, ना ही मैं कोई चैप्टर छोड़ना चाहूंगा कि ये चैप्टर मेरे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मेरे चैप्टर में कम इंपॉर्टेंट है। एवरी चैप्टर होल्ड्स इक्वल इंपॉर्टेंस। आप अगर पिछले 3-4 साल के पेपर देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। देन कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो बहुत कम पूछा गया या बहुत ज्यादा पूछा गया में। तो हमें कुछ नहीं पता कब क्या आने वाला है, हमारे लिए सारा चीज इक्वल इंपॉर्टेंस होल्ड करती है। हम जितना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग हो सकते हैं उतना कॉन्सेप्चुअली स्ट्रांग होकर जाएंगे एग्जाम के अंदर। एनी डाउट? सिर्फ एक ही प्रीरिक्विजिट है CS2 में आने के लिए, जो नीचे लिखा हुआ है कि मेरे को एक ही चीज आपसे चाहिए कि आपको CS1 पूरा याद। नाउ दिस इज अ थोड़ा टीडियस, जनरल पढ़े पहला पढ़ा होगा, तो अगर आपको CS1 पढ़े लास्ट अटेम्प्ट में नहीं पढ़ा या उससे बहुत ज्यादा टाइम हो चुका है, एक रिक्वेस्ट है आपसे, आप सारे आप टॉपिक्स लिख लो जो आप कमिंग वीक में रिवाइज करके तो मेरे साथ आप री-इंश्योरेंस स्टार्ट करोगे नेक्स्ट वीक, तब आप पढ़ के रखोगे। पहला आपका हो गया डिस्ट्रीब्यूशन, आपके सारे टिप्स पे होने चाहिए, क्योंकि अगर आपने ब्रेक लिया है CS1 के बाद CS2 में, देयर इज अ वेरी हाई प्रोबेबिलिटी आपको डिस्ट्रीब्यूशन, उनके मीन वेरिएंस सब कुछ आप भूल चुके होंगे। तो आप सारे डिस्ट्रीब्यूशन रिवाइज करोगे, सारे डिस्ट्रीब्यूशन के मीन वेरिएंस PDF CDF आपके टिप्स पे होने चाहिए। आप डिस्ट्रीब्यूशन के बाद जंप कर जाएंगे सीधा जाके जनरेटिंग फंक्शन भी थोड़ा सा पढ़ लेंगे, क्योंकि आपको रिस्क मॉडल उधर पड़ेगी जनरेटिंग फंक्शन की, थोड़ा जनरेटिंग फंक्शन रिवाइज करेंगे। फिर आप रिवाइज करेंगे अपना लाइक्लीहुड यानी पॉइंट एस्टिमेशन वाला चैप्टर। पॉइंट एस्टिमेशन के बाद यू कैन रिवाइज योर बेसिक कॉन्फिडेंस इंटरवल, हाइपोथेसिस टेस्टिंग, और अगर टाइम मिल जाता है तो बेसिक GLM भी आप रिवाइज कर लेंगे। इतना ही बस मुझे CS1 से चाहिए जो आपके टिप्स पे होना चाहिए। इफ यू वांट आई कैन रिपीट द टॉपिक, एनीवन? मेरे को डिस्ट्रीब्यूशन टिप्स पे चाहिए, डिस्ट्रीब्यूशन टिप्स पे चाहिए, मुझे सारे जनरेटिंग फंक्शन टिप्स पे चाहिए, लाइक्लीहुड पूरा चैप्टर मुझे याद होना चाहिए, कॉन्फिडेंस इंटरवल हाइपोथेसिस टेस्टिंग का बेसिक आता है, मेरा काम चल जाएगा, और GLM का बेसिक आता है, मेरा काम चल जाएगा। किसी भी पॉइंट पे CS2 पे आपको ऐसा नहीं लगेगा कि मुझे याद नहीं आ रहा है या मुझे स्ट्रगल आ रहा है, क्योंकि ये CS2 का स्ट्रगल इसलिए भी बन जाता है, CS1 याद नहीं है। पहला 1 महीना लग गया CS1 रिवाइज करने में, तो 1 महीना अगर चला गया CS2 के प्रिपरेशन में से तो बहुत टाइम चला गया, और इस सेशन में तो 1 महीने का मतलब होता है 25% ऑफ द टाइम। तो इस वीक को प्लीज, कमिंग वीक को, आज संडे है, अगले सैटरडे से पहले आप 5 दिन, मेरे हिसाब से हार्डली आपको 3 से 4 घंटे देने पड़ेंगे अगर आपके पास नोट्स है CS1 के। प्लीज इन टॉपिक्स को रिवाइज करके रखना, यू विल फील वेरी मच कंफर्टेबल विद दिस CS2 कॉन्सेप्ट जब मैं स्टार्ट करूंगा जाके। एनी डाउट एज ऑफ नाउ? किसी को कोई डाउट, क्वेश्चन? Sir, what about II students? उनके तो बहुत टाइम है, अच्छी बात है। नहीं, अच्छी बात है, but would you be taking separate lectures for them or कि आपने अभी start किया है? कंटेंट लेक्चर्स एग्जैक्टली सेम चलेंगे, क्योंकि कंटेंट में कोई चेंज नहीं है। द ओनली चेंज विल बी प्रैक्टिस मटेरियल में। भाई यू विल नॉट, They will be हमें आगे practice material. ऐसा नहीं कि इंस्टेंस या मशीन लर्निंग अलग पढ़ना है तो IFA वालों को पढ़ना है। वी आर स्टिल यूजिंग द सेम मटेरियल, करेक्ट? IFA वाला मटेरियल ही यूज हो रहा है AI के लिए, तो क्लासेस विल बी एग्जैक्टली सेम। सितंबर में ये लोग फ्री हो जाएंगे, हमें अक्टूबर नवंबर MCQs प्रैक्टिस करना है। My question was regarding जो आपने live lectures लोगे, then we'll have recording of those. Yes. रिकॉर्डेड आपको पहले ही मिल जाएगा, पुराने रिकॉर्डिंग्स तो सारे आपको जो आप एनरोल करोगे क्लासेस के लिए वो मिल ही जाएंगे, एंड वो रिकॉर्डिंग्स अपडेट होते रहेंगे लाइव लेक्चर्स के साथ साथ। मैं सारे लेक्चर्स को रिकॉर्ड करता हूँ, पर ये जरूरी नहीं है कि हर लेक्चर जब आप रिकॉर्ड हो रहा है वो एडिट भी होगा जाके। सो इफ आई थिंक कि कोई लेक्चर एग्जैक्टली सेम गया है और उसमें कोई नई वैल्यू ऐड नहीं हुई है, तो आई वोंट रिप्लेस दैट लेक्चर। सर मेरे को भी क्वेश्चन था आपसे। हाँ, सो व्हाट आई वाज आस्किंग इज कि फॉर एग्जांपल मेरे को जैसे CS1 की में बहुत टाइम हो गया है, ऑल्दो व्हेन आई वाज वाचिंग द वीडियोस आई कुड रिलेट बेसिकली कि व्हाट हैपेंड इन CS1 विद CS2। तो शुड आई लाइक जस्ट लुक इनटू द कोर वर्कबुक बिफोर यू नो? मेरा पर्पस, इवन आप उसका समरी भी पढ़ोगे ना चैप्टर्स का जो मैंने मेंशन करा है, यू विल बी एबल टू रिकॉल। द पॉइंट इज टू कम एट सच अ लेवल कि मेरे को यहाँ पे ये स्ट्रगल नहीं होना चाहिए कि CS1 में क्या हो रहा था। करेक्ट, वो मेरे लिए एडिशनल बर्डन है, Sure. एंड CS2 में मेरे पास एडिशनल बर्डन लेने का स्कोप नहीं है। करेक्ट। मैं डे 1 पे उसको सॉर्ट करके मैं तब आगे बढ़ना चाहूंगा, दैट इज माय कॉल। ठीक है सर, ओके, थैंक यू। So our study plan will be obviously live online classes every weekend that will go on जैसे चल रहे हैं। लगभग हम जितना वीडियो का कंटेंट है उसका क्लोज टू 80-85% सारा लाइव में रिपीट करेंगे। नॉट एवरी लेक्चर विल बी रिपीटेड इन लाइव। उसके कारण है, फॉर एग्जांपल देयर आर सर्टेन लेक्चर्स इन बिटवीन व्हिच आर थ्योरेटिकल लेक्चर्स व्हिच आई डोंट प्रेफर टू टीच अगेन लाइव ऑनलाइन।
तो आई प्रेफर, मैं आपको बीच बीच में प्लान देता रहूंगा, जो CS1 पढ़े पहले वो समझते हैं कि उन लेक्चर्स को जिनमें ज्यादा मेहनत नहीं है या बहुत ही इजी टॉपिक है, आई विल गिव यू इन द वीडियो, आपके पास ऑलरेडी होगा। सो बस मैं ये बोलूंगा, फॉर एग्जाम्पल आज मैंने पढ़ाया है, कल से पहले आपको देख रखना है, नेक्स्ट वीक से पहले, डिपेंडिंग ऑन सैटरडे क्लास है या संडे क्लास है। तो मान लो संडे क्लास में आई विल आस्क यू कि नेक्स्ट सैटरडे से पहले आपको ये लेक्चर देख के रखना है। फर्स्ट वी विल हैव डिस्कशन ओवर दैट लेक्चर, जो आपने देखा है, कोई डाउट है, एंड देन वी विल मूव फॉरवर्ड। तो जो मैं प्लान शेयर करूँ उसमें ऑब्वियसली क्लियर है कि क्या क्या हम वीडियो में पढ़ने वाले हैं और क्या क्या हम कंटेंट में पढ़ने वाले हैं। तो लगभग आपका 80-85% कंटेंट रिपीट होगा लाइव ऑनलाइन क्लासेस के अंदर, एंड सर्टेन पोर्शन विल नॉट बी रिपीटेड। ऐसा नहीं रिपीट नहीं होगा तो वो हमें पढ़ना नहीं है या वो लीस्ट इंपॉर्टेंस रखता है मेरे लिए। इट इज जस्ट द नेचर ऑफ द मटेरियल इज नॉट थ्योरेटिकल, कि शायद मैं लाइव क्लास में थोड़ा वैल्यू भी ऐड ना कर पाऊं। सो मैं प्रेफर करूंगा कि आप वो रिकॉर्डेड लेक्चर से पढ़ेंगे, एंड देन वी विल हैव डिस्कशन ओवर दैट लेक्चर। रिकॉर्डेड वीडियोस आपके पास होंगे व्हेन यू एनरोल फॉर द कोर्स। सो चाहे आप एनरोल करें लाइव ऑनलाइन के लिए चाहे रिकॉर्डेड के लिए, दोनों एक ही बातें हैं हमारे लिए। आपके पास रिकॉर्डेड लेक्चर सारे रहेंगे ही रहेंगे, एंड उसके साथ में लाइव ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं। नाउ इट इज अप टू यू, यू वांट टू यूज बोथ ऑफ देम, यू वांट टू यूज एनी वन ऑफ देम, और यू वांट, सब आपकी चॉइस है। हम तो ये बोलेंगे आप दोनों चीजों को फायदा उठाओ। आप पढ़ के लेक्चर फिर लाइव ऑनलाइन अटेंड कर लो क्लास में आके, अगर आपको लगता है कि मेरे को रिवाइज लाइव ऑनलाइन में करना है। और यू कैन अप्लाई स्ट्रैटेजी कि पहले मैं लाइव ऑनलाइन लेक्चर पढ़ लेता हूँ, एंड देन मैं वीडियो से रिपीट कर लेता हूँ। इट इज टोटली अप टू यू, आपको क्या सूट करता है। आई होप कोई डाउट यहाँ पे किसी को, बट मेरा फोकस यही होगा कि आप जितना ज्यादा लाइव ऑनलाइन लेक्चर्स में आएंगे उतना ज्यादा मैं और वैल्यू ऐड कर पाता हूं। मुझे हमेशा यही लगता है, हायर द अटेंडेंस, हायर द नंबर ऑफ डाउट्स, बेटर द लेक्चर क्वालिटी। इट्स सो सिंपल। तो अगर कम बच्चे हैं, अगर कोई मतलब क्लास में कोई इंटरेक्शन ही नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली मेरी वैल्यू ऐड कर पाने का पर्पस खत्म हो जाएगा, क्योंकि हर लेक्चर की एक स्क्रिप्ट है, वो तो खत्म हो जाएगी, पर उसमें क्या नया होगा दैट डिपेंड्स ऑन दी ऑडियंस, कि वो मेरे से नया क्या पूछ लेते हैं। जो आप नया पूछोगे वही लेक्चर में नया ऐड होगा। तो मैं हमेशा बोलता हूँ, अगर आप अटेंड कर सकते हो लाइव ऑनलाइन लेक्चर, जो मोस्टली वीकेंड पे होंगे, सब फ्री होते हैं उस दिन, तो आप डेफिनेटली अटेंड करो लाइव ऑनलाइन लेक्चर। ऑल्दो इट हैज बीन अ ट्रेंड कि 30% से ज्यादा लोग कभी आते नहीं लाइव ऑनलाइन लेक्चर में। मैं आई रियली वांट टू चेंज दैट, पर होगा कैसे मुझे इसका आंसर नहीं पता है। तो या तो हम वीडियोस बंद कर दें, उससे हो जाए, बट फिर लगता है कि जो वीडियो से पढ़ रहे हैं उनका नुकसान हो जाएगा एट। तो मैं बस इंकरेज कर सकता हूँ कि यू कम एवरी वीकेंड, यू स्टडी लाइव ऑनलाइन। आप वीकडे में उसको रिवाइज कर लो, उस टॉपिक को ज्यादा बेटर है। या आप पहले पढ़ के आ जाओ, मुझे उसमें भी कोई दिक्कत नहीं, आपने पहले पढ़ा हुआ है, फिर आप लाइव ऑनलाइन लेक्चर में आ गए हो, फिर कोई क्वेश्चन आपका और मान लो वीडियो देखते हुए आया, तो आप वो लाइव ऑनलाइन लेक्चर में आके पूछ सकते हो। प्रैक्टिस मटेरियल के नाम पे हमारे पास पेपर भी दोनों के वर्कबुक्स होंगे। सेक्शन वाइज पर यूनिट टेस्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। वो सेक्शन जैसे मैंने आपको दिखाया, उन्हीं सेक्शंस के बेसिस पे टेस्ट होगा, नॉट चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज टेस्ट इज नॉट पॉसिबल CS2, ना टाइम है आपके पास उतना टेस्ट देने का, ना ही पॉसिबल है दे पाना। तो इसलिए सेक्शन वाइज ही करेंगे कि भाई फॉर एग्जांपल एक यूनिट खत्म हुआ, उसका टेस्ट हुआ, दैट इज हाउ वी विल गो अहेड। एंड मॉक टेस्ट पेपर एंड में होंगे, पेपर एंड में। डाउट क्लासेस का पढ़ना भी क्या करते हैं, डाउट क्लासेस वेरी इंपॉर्टेंट। जो लोग ऑलरेडी पढ़े हुए शायद उनको पता है कि हर एक असाइनमेंट का ऑलरेडी रिकॉर्डेड लेक्चर आपके पास होता है डाउट का। आपका सिर्फ पर्पस ये है कि जब मैं लाइव ऑनलाइन क्लास अनाउंस कर रहा हूँ कि इस टॉपिक के मैं लाइव ऑनलाइन डाउट्स लेने वाला हूँ, यू हैव टू वॉच दैट लेक्चर बिफोर अटेंडिंग द लाइव ऑनलाइन क्लास। उसमें आपका भी एफर्ट रिड्यूस होता है, मेरा भी एफर्ट रिड्यूस होता है। लगभग आपके 90-95% डाउट्स उस लेक्चर में खत्म हो जाते हैं, बट दैट डजंट मीन कि हम डाउट लेक्चर नहीं ले रहे, फिर हम लाइव ऑनलाइन लेक्चर फिर कर रहे हैं। तो दैट इज मोर सॉर्ट ऑफ अ डिस्कशन लेक्चर, कि आपने ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, ये भी देख लिया, नाउ यू हैव सर्टेन डाउट्स। ऐसा भी हो सकता है कि कोई क्वेश्चन मैंने लाइव डाउट क्लास में पढ़ा रखा है, और वो भी तब भी आपका डाउट रखा है, वो भी आप पूछ सकते हो, ऐसा नहीं कि नहीं पूछना है। बट द पॉइंट इज कि जब लाइव ऑनलाइन डिस्कशन हो गया किसी टॉपिक का, दैट विल बी द लास्ट डे कि उस टॉपिक में से आपका कुछ बचा होना चाहिए। तो वंस आई से कि आई एम फिनिशिंग दिस डाउट क्लास टुडे, मतलब फॉर एग्जांपल से री इंश्योरेंस, तो आपके एंड पे वो ऐसा होना चाहिए कि आपको री इंश्योरेंस में कहीं भी कैसा भी कोई डाउट नहीं बचा हुआ है। दैट इज योर ड्यूटी, कि मैं सब कुछ उसमें पूछूं उस दिन आके, जो भी मेरा, चाहे मेरा बुक का डाउट है, चाहे मेरा असाइनमेंट का डाउट है, या मेरा कॉन्सेप्चुअल डाउट है। इट इज नॉट ओनली कि मैं असाइनमेंट के डाउट ले रहा हूँ, जो भी आपका डाउट है एवरीथिंग विल बी क्लियर। तो अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड प्लान में मेरे साथ चलेंगे, टॉपिक वाइज मैं डाउट क्लास रख रहा हूँ, उसका पर्पस ये है दैट विल सेव लॉट ऑफ टाइम फॉर बोथ ऑफ अस, कि आपके लिए भी प्लानिंग बेटर है, मेरे लिए भी प्लानिंग बेटर है। इफ आई अनाउंस अ रैंडम डाउट क्लास, कोई कहीं पढ़ रहा होगा, कोई कहीं पढ़ रहा होगा, वो कोई कहीं से पूछेगा, हो सकता है कोई पर्पस फुलफिल ना हो उस क्लास से। सो एवरी डाउट क्लास विल बी टॉपिक वाइज। उससे पहले वो पर्टिकुलर डाउट लेक्चर देख के रखना इज योर ड्यूटी। हालांकि CS1 में डाउट क्लासेस की फ्रीक्वेंसी CS1 से कम रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि आप एक तो आप सीनियर लेवल पे आ जाते हो, बट वी आर एबल टू क्लब 2 to 3 असाइनमेंट्स इन वन, क्योंकि कुछ नेचर ऑफ असाइनमेंट ऐसे हैं, मैं बीच में आपको दिखाऊंगा, जहां पे 3 से 4 असाइनमेंट की डाउट क्लास हम एक दिन रख सकते हैं। तो उसका कारण एक और है, क्योंकि CS2 में बहुत ज्यादा कंटेंट है, तो मैं ये भी चाहता हूँ ज्यादा टाइम आप लो, हम एक दिन मिले, चाहे 2 घंटा 2.5 घंटा मिले और सब कुछ खत्म कर रहे हैं, इंस्टेड ऑफ हैविंग
20-20, 25-25 मिनट के डाउट क्लासेस रख रहे हैं, उसको कोई फायदा नहीं है। नंबर ऑफ क्लासेस तो बढ़ जाएंगे, लेकिन शायद यूटिलिटी ज्यादा नहीं निकलेगी। तो हम अगर एक क्लास रख रहे हैं तो उसमें पूरी यूटिलिटी निकालेंगे, टॉपिक्स को डिटेल में खत्म करेंगे। वी विल हैव अनलिमिटेड टाइम उसको खत्म करने का। एनी डाउट नाउ? सर लाइक अभी लाइक वो ओपन बुक से क्लोज बुक हुआ है, तो लाइक एज सच एज मतलब कुछ चेंजेस हुए हैं क्या लाइक सिलेबस लाइक मतलब चेंज नहीं हुआ है। पहली बात, पढ़ना उतना ही है, और द ओनली थिंग इज कि आपको बहुत सारे फॉर्मूला ज्यादा लिखने पड़ेंगे। जैसे CS2 में बताता हूँ, कुछ चेंज लास्ट ईयर हुआ था, पर मैंने जानबूझ के लेक्चर्स को आज तक वीडियो में से हटाया भी नहीं है। अभी बताऊंगा आपको आगे चल के जब टॉपिक वाइज आऊंगा। तो एक्सपोज टू रिस्क करके एक टॉपिक है जो यूजुअली 2 क्लास का होता था, पर अभी 1 क्लास का पूरा कंटेंट सिलेबस से हट गया। पर वो 1 क्लास मैंने नहीं हटाई, क्योंकि उसमें कंटेंट बहुत अच्छा है, आपको जनरल नॉलेज के लिए पता होना चाहिए। और वही मैं आपको पढ़ते हुए बोलूंगा कि आप उस लेक्चर को प्लीज देख लेना, 1.5 घंटा और पढ़ने से आपको कोई नुकसान नहीं होगा। मेरे को एक ही पढ़ाना पड़ेगा लेक्चर, वो काम कम हो गया है। तो ऐसा नहीं है कि ओपन बुक आने से बहुत कुछ कंटेंट में चेंज आया। आंसर इज नो। सौम्या, लाइक हाँ सर लाइक CS1 में भी वैसे चेंजेस हुए थे, बट एज सच पेपर में तो कुछ ऐसा था नहीं फॉर्मूला। चेंजेस थे CS में बहुत छोटे छोटे चेंजेस है कि मैंने 2-4 डेरिवेशन हटा दी सिलेबस में से, बट उसको आप सिलेबस चेंज नहीं बोल सकते ना। अब आपको भी पता है कि जो डेरिवेशन थी वो इंपॉर्टेंट थी टू लर्न द रिजल्ट्स। या तो रिजल्ट, हम रिजल्ट को रट्टा मारते, तो अगर ऐसी चीज हटती तो मैं अपने लेक्चर में से उन चीज को नहीं हटाता हूँ, कि मुझे लगता है रटने से बेटर है उसको समझ लूं मैं 1 घंटा लगा के। क्योंकि अगर मैंने समझ लिया बैकग्राउंड उसका, तो वो हमेशा के लिए याद रह जाएगा, मुझे रट्टा नहीं मारना पड़ेगा। गॉट इट सर। सो पेपर फॉर्मेट की बात करें तो अगर आप यूके पेपर दे रहे हो तो पेपर फॉर्मेट लगभग आपको सबको पता ही होगा, क्योंकि आप सेकंड एग्जाम या थर्ड एग्जाम देने जा रहे होगे अपना, या उसके आगे का देने होंगे। सो CS2 पेपर है, पेपर बी 2 पेपर है। पेपर ए में हमारा जो ड्यूरेशन है दैट इज 3 hours 20 minutes, और कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम है, हमें टाइपिंग करके देना है, और अब हमें एग्जाम सेंटर पे जाके पेपर देना है। इट इज अ प्रॉक्टर्ड एग्जाम। पेपर बी भी आपको 1 hour 50 minutes का है, विच इज बेस्ड ऑन आर लैंग्वेज, और वर्ड और आर्ट पे आप पेपर लिखेंगे। ये भी अगेन आपका प्रॉक्टर्ड एग्जाम है। वहीं पर अगर आप इंडिया एग्जाम दे रहे तो आपका एग्जाम ड्यूरेशन 5 मिनट कम है, और आपका एग्जाम फॉर्मेट अलग है, दैट इज टोटली MCQ एग्जाम। पेपर ए में आपको कुछ भी लिखना, टाइप नहीं करना, इट इज टोटली MCQ बेस्ड। एंड पेपर बी इज सेम एज पेपर बी ऑफ IIFL। आप प्रॉक्टर्ड सिनेरियो में 1 hour 45 minutes का पेपर देंगे। बट IIA में पासिंग क्राइटेरिया में थोड़ा चेंज आ गया है, स्पेशली CM1 CM2 CM and CS पेपर्स के अंदर। आपको सबको 70-30 रेशियो पता है जो यूके एग्जाम लिखते हैं, कि आपको पेपर ए का 70% काउंट होता है, पेपर बी का 30% वेटेज रहता है। IIA में भी वो चीज सेम है, 70-30 है। अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर इंडिविजुअल कट ऑफ एज वेल, कि दोनों पेपर में मिनिमम 30 मार्क्स तो पहले चाहिए, पहले 30 मार्क्स चाहिए, उसके बाद भी 70-30 का रेशियो आपका काउंट होने वाला है। आई थिंक फर्स्ट ने पूछा था इंडिया एग्जाम स्कोर आप दे रहे हो? हाँ जी सर। So just in case you were not aware, this is the minimum condition now that we have to follow. कि फॉर एग्जाम्पल IIFO में हमने पेपर ए में 90 मार्क्स स्कोर कर लिए, और पेपर बी में सपोज मैंने 20 ही करा, स्टिल आई विल पास द एग्जाम, क्योंकि मेरा वो 70-30 कट ऑफ के ऊपर चला जाएगा। लेकिन IIA में 90-20 में आई वोंट बी एबल टू पास द एग्जाम, इवन दो मेरा टोटल स्कोर 50 नंबर के ऊपर आने वाला है। IIA में फिक्स कट ऑफ है 50 नंबर का, ये पता है अपने को, पर मेरे को मिनिमम 30 मार्क्स दोनों पेपर में चाहिए, फिर 70-30 से कैलकुलेशन होगा। उसके बाद वो 70-30 रेशियो में अगर मैं 50 मार्क्स को पार करता हूं तो मैं इंडिया एग्जाम में पास होता हूं। और कोई इंडिया एग्जाम दे रहा है यहाँ पे? यस सर। क्लियर है बेटा पासिंग क्राइटेरिया स्पर्श और सानिया आप दोनों? जी। सो Yes, sir, मिनिमम 50, then 70-30, 70-30 total is above 50, we will pass the exam. So with this, I welcome you all. Let's have a good time for next 4.5 months. बहुत कुछ सीखने को मिलेगा इस पेपर के अंदर। It is definitely one of the higher papers. इस पेपर को जितना अच्छा पढ़ोगे उतना एक्चुअली साउंड करोगे जब आप किसी से बात करोगे। मेरा फोकस सिर्फ किताब पढ़ाना नहीं रहता कभी भी, जो आप पहले अगर मेरे से पढ़े तो आप जानते हो। आई विल ट्राई टू गिव यू एज मेनी प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स एज आई कैन। आई विल ट्राई टू गिव यू कॉन्सेप्ट्स ऑफ डिफरेंट बुक्स, और जो मैंने इतने सालों में खुद सीखा है। तो मेरी हमेशा कोशिश ये रहेगी कि आप बुक से बहुत ज्यादा सीख के जाएं पेपर के अंदर, और आप अच्छे से आंसर कर पाए पेपर को। दैट इज माई गोल। अब अभी तक किसी का क्वेश्चन पेपर को लेकर तो बता दूं, देन आई विल स्टार्ट विद द बेसिक इंट्रोडक्शन।
सर एग्जाम्स अभी भी सेंटर पे होंगे? यस, एज ऑफ नाउ तो यही है, कुछ चेंज अनाउंसमेंट अभी तक तो नहीं हुआ है, अनटिल अनलेस कुछ चेंज आता है। आप लोग अब तैयार हो, मतलब बच्चे मुझे लगता है खुद इस बात के लिए तैयार रहते हैं कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, बट एज ऑफ नाउ तो भैया कि जो पुराना फॉर्मेट है उसी में काम होगा। सर लाइक ये अभी लाइक आर जो आर का पेपर है तो लाइक साथ साथ स्टार्ट करना है पेपर एक के साथ। आपको कैसे करना है एग्जैक्टली, मैं अच्छा मैं भूल गया था उसको बता पाना आपको। आपका स्ट्रक्चर ये रहेगा, आपने फॉर एग्जांपल रीइंश्योरेंस मेरे साथ खत्म किया, फर्स्ट चैप्टर आपका 3 क्लासेस में खत्म हुआ, आपने उसके डाउट्स खत्म करे, डाउट वीडियो आपने देख लिया। अब उस पॉइंट ऑफ टाइम तक आपके पास रीइंश्योरेंस के अंदर कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं बचा है, फिर आप उसका आर देखेंगे। दिस इज द सीक्वेंस यू हैव टू फॉलो फॉर एवरी चैप्टर। पेपर ए के डाउट्स, जैसे असाइनमेंट का डाउट हो, फिर पेपर बी में आप जाके उसका वीडियो देखेंगे। मेरा पॉइंट ये है कि आर में जाते वक्त सिर्फ कोडिंग इज द ओनली न्यू थिंग आई हैव टू स्टडी, कॉन्सेप्चुअल डाउट नहीं होना चाहिए मेरे दिमाग के अंदर, तो मेरा बर्डन आर पढ़ने का कम हो जाएगा। सिर्फ मुझे फोकस करना है उसके चैप्टर के कोड्स के ऊपर है। सब है लाइक सर CS1 में हमने जब पढ़ा था आर तो लाइक जो भी थियरी में पढ़ा तो सेम टू सेम मोर और लेस वही पेपर बी पे करना था। वैसे ही होता है, यहाँ भी वही होना है। तो मैं यही चाहता हूँ क्योंकि यहाँ CS2 में कॉन्सेप्ट्स बहुत ज्यादा हो गया एज कम्पेयर टू CS1, तो फोकस ऐसा रखना है कि आप चाहो पहले देख लो, मैं मना नहीं करूंगा उस चीज को कभी भी, बट जिस दिन आप आर का वीडियो चला रहे हो अगर उस दिन तक आपका कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर है उस पेपर उस चैप्टर का, आप देखेंगे आपका एफर्ट 20-30% कम लगेगा उस वीडियो को समझने में। अगर मुझे कॉन्सेप्ट ही याद नहीं है तो मैं क्या कोड देखूंगा और मैं क्या समझूंगा उस चीज को। यस सर। एनी अदर क्वेश्चन? सो टाइमिंग हमारा यही रहने वाला है, आई थिंक 2 PM। आस्था तुम्हारे को चलता है ये टाइम, तुम मुझे बता डिफरेंट टाइम जोन में, बट आई थिंक दिस इज यस सर, इट्स ओके। व्हाट्स द टाइम देयर अभी शाम का? सर अभी तो मैं इंडिया में हूँ। अच्छा अभी बिल्कुल, हाँ, पर वैसे क्या 9 बजे है वहाँ पे। वहाँ पे 9 है तो ठीक है, लेट नाइट नहीं है। चले सो दैट आई विल ट्राई टू कीप दिस टाइम ओनली, और कभी होगा अगर आपको लगता है कि और मॉर्निंग स्लॉट में जाता है, मॉर्निंग स्लॉट में हम जा सकते हैं। आई एम वेरी मच हैप्पी, लेकिन मेरे को भी दिन बचता है, बट आई थिंक दिस इज व्हाट एवरीवन विल बी कंफर्टेबल विद, चाहे कॉलेज गोइंग स्टूडेंट हो। क्वेश्चन आया है बेटा, वर्कबुक में नहीं होंगे MCQ, आपको अलग से मिलेंगे, क्योंकि वर्कबुक और फिक्स ही रहेगी। मतलब अगर आप इंडिया एग्जाम दे रहे हो तो वर्कबुक तो आपको तब भी करनी है, MCQ आपको अलग से प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बेसिकली वर्कबुक को इसलिए डिस्टर्ब करना सही नहीं है क्योंकि वर्कबुक इस तरीके से डिजाइन है जो लगभग आपके सारे कॉन्सेप्ट्स को टेस्ट करती है जितना आप थ्योरी क्लास में पढ़ते हैं, तो उसको मैं कभी भी इसलिए डिस्टर्ब करना नहीं चाहता हूँ। दैट इज वेरी वेल कंपाइल्ड। सिर्फ ये होगा कि इंडिया वाले स्टूडेंट्स को MCQ अलग से मिल जाएगा। अलग CS1 में जैसे एक दो MCQ आ जाते थे पेपर ए में, तो यहाँ पे आता है। CS2 में नहीं दिखा बेटा अभी तक, आ जाए तो अच्छी बात है। बेटा वर्क वो मैम आपको बता देंगे सारा व्हेन टू एनरोल फॉर द क्लास। MCQ तो आपके पास टॉपिक वाइज आते जाएंगे, तो मैं PDF से दूंगा वो तो आपको। वर्कबुक इज ऑलरेडी वो तो डिजाइन है तो वो आपको मिलता जाएगा, पर जो MCQs होंगे वो जैसे जैसे चैप्टर खत्म करते जाएंगे वैसे वैसे भी देता जाऊंगा आपको। एनी अदर क्वेश्चन? पर अगेन आपका पहला फोकस ऐसा नहीं है कि अगर आप इंडिया एग्जाम दे रहे हैं तो आपको वर्कबुक क्वेश्चन सॉल्व नहीं करने हैं। योर फर्स्ट प्रायोरिटी विल बी टू सॉल्व द वर्कबुक। जब आप वर्कबुक सॉल्व करेंगे आप हर तरह के कॉन्सेप्ट से गो थ्रू करेंगे, हर तरह के क्वेश्चन को आप देखेंगे, फिर आप MCQ पे जाएंगे, तो वो आपके लिए लास्ट स्टेप है एकदम जाके, अगर आप इंडिया एग्जाम लिख रहे हैं तो प्लीज बेशक आप इंडिया एग्जाम लिख रहे हैं तो आप सोचे कि वर्कबुक मेरे लिए काम की नहीं है यार, इसके अंदर तो उस तरह से क्वेश्चन है जो पहले होता था, तो मैं बिल्कुल उससे डिसएग्री करूंगा। यू हैव टू सॉल्व एवरी क्वेश्चन ऑफ द वर्कबुक एंड देन यू हैव टू प्रैक्टिस अपना MCQ। प्लीज वर्कबुक को किसी भी जगह पे इग्नोर नहीं करेंगे। आई होप आई एम क्लियर। फर्स्ट सानिया वेस्ट नवी जिन्होंने पूछा इंडिया वाले, चलता है सर एज पर सच लाइक IFO के लिए टाइपिंग वाइज लाइक पेपर मतलब CS1 में भी थोड़ा एग्जाम के वक्त थोड़ा रह गया था, छूट गया था थोड़ा बहुत टाइपिंग इशू के कारण, तो लाइक सर यहाँ पे भी उतना ही लेंथी होता है लाइक CM1 CS1 जैसा कमेंट्स वाइज एंड ऑल। यस, आप ये मान के चलो कि टाइपिंग में आपको एफर्ट डालना ही है और शुरू से प्रैक्टिस करके चलेंगे बेटा वो बेटर है। इट इज नो वे लेस देन CS1।
थोड़ा ज्यादा ही मिलेगा आपको। मैं एकदम करेक्ट एक्सपेक्टेशन सेट करूँ आपके साथ, तो कोशिश ये करनी है। जैसे यहाँ पे अच्छी बात ये आ जाती है कि बीच में से कुछ चैप्टर्स ऐसे आते हैं जो एक्सेल पे सॉल्व हो जाते हैं क्वेश्चंस, तो उस वे में टाइम बच जाता है। लाइक सर पहले हम आर से भी यहाँ पे आर से तो बहुत कम कर पाओगे, पर यहाँ पे एक्सेल आप यूज कर सकते हो। बीच में कुछ चैप्टर्स ऐसे आते हैं, कुछ मॉडल्स ऐसे हैं जो एक्सेल पे बहुत अच्छे से काम करते हैं, तो एक्सेल यूज हम कर सकते हैं CS2 में काफी ज्यादा एज कम्पेयर टू आर। आर देखो CS2 में प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन उस तरह के फंक्शंस को यूज कर पा रहे थे, यहाँ पे आर बेस्ट डायरेक्टली यूज नहीं होगा। नहीं, जैसे सर लाइक ये टाइम पे एक आई स्क्वायर टेस्ट आया था CS1 के पेपर में, तो लाइक आर से डायरेक्टली हाँ, मैं कह रहा हूँ CS1 में आर फिर भी ज्यादा यूज हो जाता है एज कम्पेयर टू CS2 में एक्सेल ज्यादा काम कर सकता है। ओके, लाइक सर CM1 जैसा, हाँ। जैसे लोन शेड लोन। जैसे वहां लोन शेड्यूल होगा, करेक्ट। तो यहाँ पे बीच में कुछ ऐसे मॉडल्स आते हैं जिनको एक्सेल पे टेम्पलेट करना बहुत आसान है एज कम्पेयर टू आर के ऊपर। एंड सर कमेंट वाइज जैसे CS1 में बहुत सारे कमेंट्स थे, तो उतने ही आते हैं कि लाइक कमेंट्स हमेशा ही रहते हैं। देखो आप कभी भी कोई भी पेपर उठा लो, देयर विल बी हार्डली एनी एग्जाम जहाँ पे बस CB1 2 को हटा देते हैं जिसमें मेजर पार्ट MCQ में आ रहा है, अदरवाइज हमेशा कमेंट्स रहते ही हैं। कब नहीं होते ये देखो आप कोई भी पेपर उठा के देख लो, पहले भी देखोगे जब रिटर्न एग्जाम होता था तब भी। तो कमेंट्स, देखो कमेंट्स का पर्पस क्या है, इज टू टेस्ट योर क्वेश्चन सॉल्विंग। तो सबको आता है, जो आप क्लास में सीखते हो, जो आप एडिशनल सीखते हो यहाँ पे क्लास में, जो मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ या कॉन्सेप्ट को और ज्यादा ब्रीफ कर रहा हूँ, दैट विल हेल्प यू इन आंसरिंग द कमेंट, करेक्ट। वही डे 1 से जब आप नोट्स बना रहे हो सकता है मैं छोटी छोटी बातें बोल रहा हूँ, शायद मैं नहीं लिखवा रहा हूँ, पर अगर आप उनको साथ साथ खुद लिखते रहेंगे अपने नोट्स के अंदर, तो आप कमेंट्स में बेटर फील करेंगे। नॉट एवरीथिंग, आई कैन नॉट डिक्टेट एवरीथिंग, राइट, बट आई एम स्पीकिंग। जो इंपॉर्टेंट लगता है वो तो मैं बोलता हूँ कि स्पेशली नोट बना के लिख लो, बट हो सकता है कोई छोटी बात ऐसी बोली जो आपको लग रहा है इंपॉर्टेंट, तो राइट इट डाउन, हिंदी में लिख लो साथ में नोट्स में। आपको किसको नोट सबमिट करने हैं, आपको जिस लैंग्वेज में अच्छा लगता है, जैसे समझ में आता है, वैसे अपने नोट्स में साथ साथ आप बनाते जाओ। और मैं कह रहा हूँ आपने लाइव ऑनलाइन पढ़ लिया, आपने दोबारा लेक्चर देखा वीडियो जाके, तब कुछ इंपॉर्टेंट मिला, तब भी नोट्स में लिख लो पेंसिल से साथ में। ये नोट तो इतने अच्छे आपको बनाने कि आपको रिवीजन में कितना हेल्प करेंगे या आपको कमेंट्स में कितना हेल्प करेंगे। लाइक लास्ट टाइम वर्कबुक में भी कमेंट्स थे पास्ट पेपर में, लाइक थोड़ा मालूम पड़ जाता है कि किस वे में कमेंट करनी है। तो कमेंट अगेन, कमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। अगर आप क्वेश्चन के इंटेंट को स्टार्ट टू एंड समझेंगे, उतना अच्छा कमेंट कर पाएंगे। सो वो प्रैक्टिस से ही बेटर होता जाएगा। ऐसे कोई स्पेशल हम एक क्लास कर लें या कोई टॉपिक पढ़ने से कमेंट्स हो, ऐसा तो हो नहीं सकता कभी भी, है ना, कि वो उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का इंटेंट क्या है स्टार्ट टू एंड। अगर आप उसके भावना को समझेंगे तो आप कमेंट अच्छा कर पाएंगे, और वो प्रैक्टिस से ही आएगा। ओके, और कोई क्वेश्चन किसी का? करेक्ट बेसिक इंट्रोडक्शन स्टार्ट CS2 का। सिर्फ आइडिया सेट कर रहे हैं, वी आर नॉट स्टार्टिंग विद एनी टॉपिक, और हम कुछ बहुत टेक्निकल पढ़ने नहीं जा रहे हैं आज, सिर्फ एक आइडिया सेट करेंगे, ठीक है। एंड अगेन इट इज मोर सॉर्ट ऑफ आपसे इंटरेक्शन चाहिए, क्योंकि इसमें आपसे आंसर मुझे ज्यादा चाहिए होगा। मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ स्टार्ट करता हूं हमेशा CS1 को, जिसमें हम बोलते हैं कि आपको जब CS2 स्टार्ट कर रहे हो, सॉरी, CS2 स्टार्ट करते वक्त शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म, ये दो वर्ड का डिफरेंस बहुत ज्यादा क्लियर होना चाहिए। तो अगर मैं आपसे सिंपल भाषा में बोलूं, आप एक टेबल से स्टार्ट करेंगे अपने नोट्स पे, जहां पर डिफरेंशिएट करेंगे शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स को लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट के साथ। पहली बात, आपको अपनी सोच कैसे बनानी है। जब आप CS2 या CM1 को भी हायर पेपर पढ़ते हैं, आपकी सोच एक पॉलिसी होल्डर के जैसी होनी चाहिए या एक इंश्योरेंस कंपनी के जैसे होनी चाहिए? क्या लगता है? इंश्योरेंस कंपनी। यू हैव टू थिंक फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंश्योरेंस कंपनी। तो कल को आप प्रीमियम कैलकुलेशन में गए, वो कमेंट्स में भी हेल्प करेगी इसे समय ना, कि मान लो एक कंपनी है जो ज्यादा प्रीमियम कमा रही है, तो मुझे बुरा लगना चाहिए सुनकर कि अच्छा लगना चाहिए? अच्छा लगना चाहिए। मेरे को अच्छा लगना चाहिए। वो सोच मुझे डे 1 से बनानी है कि आई हैव टू थिंक लाइक एन इंश्योरेंस कंपनी। बड़े क्लेम आ रहे हैं तो मुझे खुश नहीं हो जाना है कि मैं पॉलिसी होल्डर हूं, मुझे बड़ा पैसा मिल रहा है। अगर बड़े क्लेम आ रहे हैं तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या है, लॉस है कि प्रॉफिट है? लॉस। तो ये आइडिया को क्लियर करके चलना है डे 1 से। आई एम एन इंश्योरेंस कंपनी, मैं कौन हूं? खुद एक इंश्योरेंस कंपनी हूं। और इंश्योरेंस कंपनी क्यों एग्जिस्ट करती है, कोई बताएगा एक बार? व्हाट इज द बेसिक आइडिया ऑफ रनिंग एन इंश्योरेंस कंपनी? एनीवन? To make profit out of uncertain situations. एग्जैक्टली। किसी भी कंपनी का प्राइमरी गोल इज टू अर्न प्रॉफिट, इज टू मेक मनी, करेक्ट?
तो इंश्योरेंस कंपनी का गोल किसी और कंपनी से अलग नहीं है। पहली बात है, टाइप ऑफ वर्क है वो अलग चीज है, पर मेरा भी गोल वही है एज एन इंश्योरेंस कंपनी, जो किसी और कंपनी का होगा, जो बेशक टेक कंपनी हो या कोई सेल्स कर रहा हो, अल्टीमेटली कोई प्रोडक्ट बेच रहा है। मेरा भी गोल एज एन इंश्योरेंस कंपनी इज टू अर्न हायर प्रॉफिट। इंश्योरेंस कंपनी के पास प्राइमरी सोर्स ऑफ इनकम क्या है? प्रीमियम मेरे पास जो पैसा आ रहा है उसका एक ही सोर्स है इनिशियली, दैट इज आई विल बी सेलिंग माय पॉलिसीज एंड आई विल बी गेटिंग द प्रीमियम फ्रॉम द पॉलिसी होल्डर्स। तो मेरा गोल हमेशा क्या होना चाहिए, इस प्रीमियम को मैक्सिमाइज करूं, करेक्ट? जितना ज्यादा मैं प्रीमियम कलेक्ट कर पाऊंगा उतना मैं सेफ पोजीशन में होऊंगा, इसमें कोई डाउट नहीं है, और उतना ज्यादा प्रॉफिट बना पाऊंगा। ठीक है, अब जब हम शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की बात करते हैं तो लॉन्ग टर्म को यूजुअली रिलेट करा जाता है लाइफ इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट के साथ, और शॉर्ट टर्म को बोला जाता है जनरल इंश्योरेंस के साथ। दोनों की वर्किंग में, दोनों की सोच में जमीन आसमान का फर्क है। आज हम वही आइडिया सेट करेंगे पहले क्लास के अंदर कि शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के डिफरेंसेस क्या होते हैं और हमें अपनी सोच को कैसे मोल्ड करना है। क्योंकि जब हम बीच में सर्वाइवल मॉडलिंग पढ़ेंगे तो सर्वाइवल मॉडलिंग पढ़ते वक्त मुझे लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट की सोच भी जरूरत पड़ेगी, और जब मैं मार्कअप पे आऊंगा या जनरल इंश्योरेंस मॉडल स्पेसिफिकली पढ़ाऊंगा तब मेरे को सोच रखनी है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट के जैसी। तो बीच में फ्लिप होगा चॉइसेस में हमारे पास, तो वो समझना है ध्यान से। सो नाउ आई विल पास इट ऑन टू यू, ट्राई टू थिंक, टेक 2 मिनट्स, आप अपने कॉपी में लिस्ट डाउन करो कि बेसिक डिफरेंसेस क्या हो सकते हैं, देन वी विल डिस्कस कि किसने क्या क्या लिखा हुआ है, एंड देन आई विल डिक्टेट कि मेरे हिसाब से और क्या क्या ऐड हो सकता है, इसमें से माइनस हो सकता है। सो आई एम गिविंग इट 2 मिनट्स, ट्राई टू लिस्ट डाउन डिफरेंसेस। सोचना है सिर्फ आपको कि लाइफ इंश्योरेंस में शायद ये ऐसा होता होगा, जनरल में ऐसा होता होगा, क्या क्या बेसिक डिफरेंसेस हो सकते हैं। सो आई एम गिविंग इट 2 मिनट्स, ट्राई टू राइट इट डाउन। सबसे पहला डिफरेंस क्या है सर? एक्चुअली नाम में छुपा हुआ इसलिए पूछा। सबसे पहले ड्यूरेशन टर्म या ड्यूरेशन। पहला डिफरेंस टर्म का है दोनों का, कि टर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट उसी जगह शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोलोगे तो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म नाम रखे गए ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, कि वो कॉन्ट्रैक्ट का टर्म कितना है। तो यूजुअली शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट का जो टर्म होता है दैट इज 1 ईयर, यूजुअली 1 ईयर, नॉट स्ट्रिक्टली 1 ईयर, ऐसा नहीं बोलो कि 1 ईयर होगा, इट इज यूजुअली 1 ईयर, 12 महीने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट इज यूजुअली 10 साल 20 साल ऐसे कॉन्ट्रैक्ट चलता है। ठीक है, क्यों होता है इसको समझते हैं। जनरल इंश्योरेंस में अगर हम प्रोडक्ट्स की बात करें, मान लो अब प्रोडक्ट्स भी देखना चाहें तो यहाँ पर क्या आ जाता है, मोटर पॉलिसी आ जाती है, गाड़ी का इंश्योरेंस आ जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस आ जाता है, यहाँ पे क्या आ जाता है, लाइफ इंश्योरेंस आ जाता है, एनुटी प्रोडक्ट आ जाते हैं, यूनिट लिंक प्लान आ जाते हैं, ऐसे बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट्स भी हैं दोनों के अंदर। ठीक है, और कोई डिफरेंस? प्रीमियम अलग अलग चार्ज होते हैं ना, मतलब उसमें हर साल रिन्यू होती है तो उसके अकॉर्डिंग शॉर्ट टर्म में प्रीमियम चार्ज होती है। प्रीमियम कैलकुलेशन है ना, तीसरा डिफरेंस हमारा आता है ऑन द बेसिस ऑफ प्रीमियम कैलकुलेशन। ठीक है, आप जो बात बोल रहे हो सही है। एक तरीके से जनरल इंश्योरेंस के अंदर एवरी ईयर वी गेट अ न्यू पॉलिसी। अगर आपने गाड़ी का इंश्योरेंस कभी कराया है तो ऐसा नहीं कि एक पॉलिसी नंबर से आपको 1 2 3 4 5 अलॉट हो गया एंड एवरी ईयर दिस विल कंटिन्यू, कि वही रिन्यू होती जा रही है, ऐसा बोलते हैं क्या? एवरी ईयर अ न्यू पॉलिसी इज इशूड। व्हाई? क्योंकि एवरी ईयर, इसको ऐसा लिख देंगे, एक और चीज ऐड कर सकते हैं, दैट इज कॉल्ड रिस्क असेसमेंट। यहाँ पे रिस्क असेसमेंट हर साल होता है, जब जब नई पॉलिसी कराओगे तब तक दोबारा रिस्क असेसमेंट होगा। यहाँ पर यूजुअली या ओनली एट इनिशियल लेवल।
अगर मेरे को लाइफ इंश्योरेंस खरीदना है, आज मेरे चेकअप हो जाएंगे, आज मेरी हेल्थ देख ली जाएगी, आज के बेसिस पर मैंने अगले 20 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट खरीद लिया है, मैंने पॉलिसी खरीद लिया है। अब आने वाले टाइम में मुझे क्या होता है, दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज माय प्रीमियम और इट विल चेंज माय प्रीमियम। आज हेल्दी हूं, मेरे को आपने पॉलिसी इशू कर दी, आज से 5 7 10 साल बाद मुझे जो कुछ भी होता है, मेरा रिस्क बढ़ गया, मेरा रिस्क कम हो गया, वो अब आपका लुकआउट है, मैंने तो पॉलिसी खरीद ली है। तो यहां पर प्रीमियम क्या होता है, यूजुअली फिक्स्ड एट द ऑनसेट ऑफ द पॉलिसी। जब पॉलिसी स्टार्ट होगी तब जो प्रीमियम फिक्स हो गया, बस वही प्रीमियम मुझे हर साल देते जाना है। सिर्फ एक कंपोनेंट जो चेंज होता है, दैट इज कॉल्ड टैक्स। तो कल सुबह मोदी जी उठे और मोदी जी को लगा कि भाई अब 18 नहीं अब 28% होना चाहिए इंश्योरेंस के ऊपर टैक्स, तो वो मेरा टैक्स पोर्शन बढ़ जाएगा, या मोदी जी को लगा ये हटाई देना चाहिए टैक्स, तो कम हो जाएगा। बट अल्टीमेटली जो मेरा बेस प्रीमियम है दैट विल रिमेन फिक्स्ड फॉर द होल टर्म, चाहे 20 साल है चाहे वो 25 साल है। यहाँ पर क्योंकि रिस्क असेसमेंट हर साल हो रहा है, यहाँ पर क्या होता है, हमें हर साल एक न्यू प्रीमियम अमाउंट देखने को मिलता है। अच्छा, यूजुअली मोटर पॉलिसी में ये अमाउंट हर साल इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, जनरल ट्रेंड? डिक्रीज। अगर सब कुछ अच्छा चल रहा है तो यस, मैं कोई एक्सीडेंट नहीं कर रहा हूं तो हर साल मेरा प्रीमियम डिक्रीज होता जाएगा। क्यों डिक्रीज होता जाएगा? क्योंकि जब आप रिस्क असेसमेंट कर रहे हो हर साल, ये रिस्क असेसमेंट क्या है? रिस्क असेसमेंट बेसिकली क्या बता रहा है, मतलब गाड़ी का एक एग्जांपल लेके चलता हूं, ठोकने की प्रोबेबिलिटी, मतलब गाड़ी रिस्क असेसमेंट आज गाड़ी देख ली है, एक तो वो है कि भाई क्या चांसेस है एक्सीडेंट होने के, वो तो बात अलग है, उसको वो तो है ही है। लेकिन दूसरा है गाड़ी की कंडीशन कैसी, हाँ डिप्रिशिएट होती है ना, डेप्रिसिएशन कितना हो चुका है गाड़ी पे, गाड़ी की आज की वैल्यू क्या है, क्योंकि एक हम आईटी भी जरूर कोड करते हैं, इंश्योर्ड वैल्यू क्या है गाड़ी की। तो हर साल नया प्रीमियम डिसाइड होता है ऑन द बेसिस ऑफ दीस कंडीशंस। तो हर साल एक्चुअली नई पॉलिसी ही इशू होती है, इट इज नॉट अ सिंगल पॉलिसी। हम एक ही पॉलिसी को नहीं कंटिन्यू कर रहे हैं, हर साल एक नई पॉलिसी इशू हो रही है। इसीलिए एक और चीज होती है शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में, आई हैव द फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ चेंजिंग माय इंश्योरर। क्या वो लाइफ इंश्योरेंस में है? लाइफ इंश्योरेंस में अगर मैंने एलआईसी खरीदा, मैं पॉलिसी को सरेंडर कर सकता हूं, विड्रॉ करा सकता हूं, वो अलग बात है, और फिर मैं नए इंश्योरेंस के पास जा सकता हूं, लेकिन फिर से मेरा सारा चीज दोबारा होगी और नया प्रीमियम डिसाइड होगा, नई पॉलिसी इशू होगी। यहां पर मेरे पास हर साल फ्लेक्सिबिलिटी है कि मैं हर साल नए इंश्योरेंस से अपनी पॉलिसी रिन्यू करा सकता हूं या नई पॉलिसी ले सकता हूं। आपकी अगर आप घर गाड़ी है या आपके पापा मुझे पूछना, जब आपकी इंश्योरेंस की डेट आती है आपके पास फोन पे फोन बजने लगते हैं कि मेरा करा लो, मेरा करा लो, मेरा करा लो। क्या लाइफ में ऐसा होता है? नहीं, ट्रांसफर नहीं होता क्या इसमें? लाइफ में क्या ट्रांसफर नहीं कर सकते क्या? डिपेंड करता है, कंपनी टू कंपनी क्लॉज है वो, नॉट एवरी पॉलिसी ट्रांसफरेबल। मेरे को ना एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है रिगार्डिंग लाइफ। जैसे आप बोल रहे थे कि इनका ऑन सेट पे ये असेस करते हैं, आपके रिस्क हेल्थ का असेस कर लेते हैं एंड देन एक फिक्स प्रीमियम चार्ज करते हैं, ठीक है? तो फॉर एग्जांपल ये एक इंश्योरेंस कंपनी के लिए एक वो नहीं हो जाएगा क्या, मतलब एक नेगेटिव एस्पेक्ट इन दिस सेंस कि उन्होंने स्टार्टिंग में असेस कर लिया एंड जैसे ही उस बंदे ने लाइफ इंश्योरेंस लिया, पकड़ लो वो सारी मतलब वो सारे ऐसे काम करने लगा जिससे उसकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी कम हो रही है या वो वैसा कर रहा, तो ये तो हिसाब से एक वो हो गया ना कि मतलब रिस्क है, तो आप जब प्रीमियम पे कर रहे हैं उसमें सारे रिस्क इंक्लूडेड है ना डे वन पे। नहीं, डे वन पे पकड़ लो एकदम सही है वो बंदा, ठीक है, उसका सब चीज सही बात। बंदा सही है, पर हम हमेशा एक मॉरल हैजार्ड बोलते हैं इंश्योरेंस को जब प्राइस करते हैं। मॉरल हैजार्ड का मतलब समझते हैं आप क्या है? यार मैंने गाड़ी खरीद ली, ठीक है, मैंने गाड़ी का इंश्योरेंस भी खरीद लिया, अगर मान लो आज मेरा इंश्योरेंस नहीं है गाड़ी का, तो मैं चलाऊंगा आराम से कॉशियसली, कोई नहीं है ना। फिर मैंने एक इंश्योरेंस खरीद लिया जो कि सब कुछ कवर करता है ए टू जेड, क्या होगा? केयरफ्री हो जाओ, थोड़ा सा केयरफ्री तो हो जाऊंगा। अच्छा, नो वन वांट्स टू डू एक्सीडेंट ऑब्वियसली, एक सेंस ऑफ नेग्लिजेंस आ जाती है मेरे अंदर। तो अब जनरल इंश्योरेंस से बात करते हैं, दो तरह के पॉलिसीज हैं। एक होती है कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी, जिसको सिंपल भाषा में पता क्या बोलते हैं? बम्पर टू बम्पर, आम आदमी से बम्पर टू बम्पर। एक है ट्रेडिशनल पॉलिसी। अब ट्रेडिशनल पॉलिसी में पता क्या होता है? हम रबड़ कवर नहीं करेंगे, हम ग्लास को 50% कवर करेंगे, हम इस पार्ट का इतना % कवर करेंगे, वो ऐसी पॉलिसी है। मतलब एक्सीडेंट होगा तो कुछ आप पेयर करोगे, कुछ मैं पेयर करूंगा। जब मैं कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी ले रहा हूँ, फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव, फिर मुझे सिर्फ 1000 रुपए देना है,
कि अगर क्लेम आएगा तो मेरी कॉस्ट 1000 रुपए एज ए पॉलिसी होल्डर, हर एक पार्ट फुल्ली कवर्ड है। अब ये दी भी जाती 5 से 6 साल तक की खाली। आप अब बोलो 10 साल पुरानी गाड़ी को मैं कॉम्प्रिहेंसिव दे दूं, कैसे दे दूंगा भाई? रिस्क बड़ा है कि कम है मेरा? आगे 10 साल हो गई पुरानी गाड़ी, मेरा रिस्क बढ़ चुका है। तो हम यूजुअली 60 साल में बहुत मुश्किल से मिलती है इंडिया में। यूजुअली फर्स्ट 5 years यू गेट फुल्ली कॉम्प्रिहेंसिव पॉलिसी। तो आप जो ये बोल रहे हो ना ऑनसेट पे, ये सारे रिस्क को असेस करके ही वो प्रीमियम डिसाइड करा जाता है, एंड दैट इज हाउ वी अर्न। भाई अगर मुझे इतना पॉलिसी होल्डर वाइज डिसाइड करूंगा तो हाउ विल आई अर्न मनी? मैं हर बंदे से मान रहा हूं कि ये आगे खराब होगा, तो मैं सबसे ज्यादा प्रीमियम चार्ज कर दे रहा हूं। अगर हो गया खराब तो अच्छा, तो देना ही है, उसके साथ तो प्रीमियम चार्ज कर ही रखा है। अगर वो सब कुछ सही चल रहा है तो मेरे लिए प्रॉफिट मेकिंग पॉलिसी बनेगी एट द एंड ऑफ द डे। जी ओके। सर तो लाइक अभी फायर इंश्योरेंस पॉलिसी होगा, वो तो जब भी इवेंट अकर होगा तभी ही हमें क्लेम मिलेगा। उसका ड्यूरेशन भी तो होगा जब पॉलिसी खरीदेंगे, कि मैंने वो कवरेज कितने पीरियड के लिए रखा है। क्या मैंने वो 10 साल के लिए रखा है कि अगले 10 साल में कभी भी हो जाए, या मैंने 1 साल के लिए रखा है कि नेक्स्ट 1 ईयर में कभी भी वो इवेंट अगर हो जाता है तो मुझे वो पॉलिसी सॉरी उससे मुझे क्लेम पेमेंट मिल जाएगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। तो लाइक सर मरीन एंड ऑल फायर इंश्योरेंस कम्स अंडर जनरल इंश्योरेंस। यस। ओके। और सर आपने यहाँ पे लाइक प्रोडक्ट्स में अंडर जनरल इंश्योरेंस आपने हेल्थ कंसीडर किया है, यस। बट सर लाइक हेल्थ एज इन लाइक हेल्थ लाइफ में नहीं आता है। नहीं, हेल्थ में बेटा प्रीमियम हर साल डिसाइड होगा, मैं आपको बताता हूँ। कुछ पॉलिसी तो ऐसी है, अब जब आप ये मॉडल भी बनाएंगे, फिर अभी तो आपको बहुत पढ़ना है, तो स्टार्टिंग है क्लास की, तो एक नो क्लेम डिस्काउंट मॉडल बनाओगे, एक नो क्लेम बोनस मॉडल बनाओगे। तो हेल्थ इंश्योरेंस में यूजुअली पता क्या होता है, मोटर में क्या करा जाता है, आप क्लेम मत कीजिए पूरे साल मेरे से, तो नेक्स्ट ईयर में आपको क्या करूंगा, सर 20% का डिस्काउंट ऑफर करूंगा, किसपे? प्रीमियम। So that is how I am motivating my policy holders to don't make a claim unnecessary। मतलब छोटा मोटा क्लेम है तो खुद ही ठीक करा लेंगे, मेरे पास नहीं आएंगे, ठीक है? तो वो कहेंगे प्रीमियम डिसाइड करूंगा, प्रीमियम बड़ा एक्सीडेंट तो करना ही करना कम है। हेल्थ इंश्योरेंस के अंदर हर साल आपका प्रीमियम जो है वो नेचुरली इंक्रीज होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। तो वो देते हैं नो क्लेम बोनस। बोनस का मतलब पता है क्या? अगर मैंने इस साल पॉलिसी ले रखी है 5 लाख रुपए का वो मेडिकल बिल्स को कवर करती है, तो नेक्स्ट ईयर मैं उसको 7 लाख कर दूंगा, 10 लाख कर दूंगा, मैं बोनस दे दूंगा। मैं आपके प्रीमियम में कोई डिस्काउंट नहीं दे सकता हूं, प्रीमियम तो जो बनता है वो आपको देना पड़ेगा आपकी एज के हिसाब से, ठीक है? और अगेन यहां पर हर साल वो इवेंट को देखा जा रहा है, यहां पर बेसिकली देखो ऐसा भी समझ सकते हैं। छठी बात है, नंबर ऑफ इवेंट्स की बात कर लेते हैं, शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म में नंबर ऑफ इवेंट्स। मैं एक गाड़ी खुद चला रहा हूं, मेरे पास कितने चांसेस है क्लेम लेने के ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी? पॉलिसी का टर्म एक ही साल है, क्या लगता है? तो सर 1 साल के अंदर ही, 1 साल के अंदर 2-3, कई कंपनी ने लिमिट लगा रखी है 3 से आगे हम पे नहीं करेंगे। पर मेरे पास मल्टीपल इवेंट्स में बेनिफिट या मल्टीपल इवेंट्स में पेमेंट होता है। बेटा यहाँ इवेंट कितने हो सकते हैं लाइफ इंश्योरेंस के अंदर? मर लो 1 साल में 2 बार क्यों है? या 10 साल में 2 बार मर जाते हैं यार, एक बार मर के फिर पैसा लेके वो वैसे से कमा लेते हैं, फिर दोबारा मर जाते हैं, ऐसा हो सकता है क्या? ना नो सर। You will get only one opportunity in your life to make a claim in your life insurance, and that opportunity will be grabbed by your family, not even you, है ना? एक ही तो मौका मिलता है, वो भी हम नहीं देख पाएंगे, उस मल्टीपल परिवार वालों को मिलेगा। तो हम लाइफ इंश्योरेंस को बोलते हैं, स्पेशली टर्म पॉलिसीज को बोला जाता है। जब पढ़ोगे सीए बन गया पढ़ा है तो टर्म पॉलिसीज में क्या होता है, यू ओनली पे प्रीमियम, यू गेट नथिंग, है ना? नथिंग का मेरा मतलब ये है, आपने 20 साल के लिए पॉलिसी खरीदी, विद इन 20 years अगर वो अनफॉर्चुनेट इवेंट अगर हो जाता है तो कंपनी विल पे यू दी सम एश्योर्ड, जो भी पॉलिसी का पैसा है वो आपकी फैमिली को मिल जाएगा। बट अगर 20 years में आपको कुछ नहीं हुआ तो आपको कोई इन्वेस्टमेंट बेनिफिट नहीं मिलने वाला है, ठीक है? वो आपका सारा प्रीमियम चला गया। हालांकि आजकल कुछ पॉलिसी ऐसी आ गई हैं जो कुछ प्रीमियम वापस कर देती है ड्यू टू कॉम्पिटिशन, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। बट जनरल जो ट्रेडिशनल टर्म इंश्योरेंस प्लान होते हैं उसमें कुछ वापस नहीं आता है आपके पास, तो हम इसको बोलते हैं दिस इज गिफ्ट। तो टर्म इंश्योरेंस हम लोग कराते हैं, दैट इज गिफ्ट टू अवर फैमिली, कि मैं ना रहूं तो भी मेरी फैमिली का वही स्टेटस मेंटेन रहे,
उतने का मेरे को इंश्योरेंस करा के चलना चाहिए। इसी से मुझे एक बात जानना है। So company returns money in term insurance. हाँ, आजकल पॉलिसीज आती हैं, उन्होंने क्या कर रखा है कि मान लो टर्म दे विल नॉट रिटर्न द कंप्लीट प्रीमियम फर्स्ट, ऐसा मत सोचो कि पूरा रहेगा, कुछ पैसा वापस रहेगा, लालच देते ना थोड़ा सा, कुछ नहीं से कुछ सही बात। फिर वो टर्म इंश्योरेंस थोड़ी ना होगा। टेक्निकली टर्म नहीं है, उसको बोलते हैं प्रीमियम विड्रॉल, आपका पूरा पूरा नहीं मिलेगा। मान लो आपने पूरे 20 साल के टर्म में 5 लाख रुपए प्रीमियम दिया, तो हो सकता है उसमें 1-1.5 लाख रुपए आपको वापस मिल जाएगा बचने का, कुछ तो वापस आ गया है, वो टर्म प्लान। ओके। मतलब आजकल टर्म पॉलिसी ऐसी भी आ गई है जिसमें वन टाइम पेमेंट कर देते हो, नॉट यू डोंट हैव टू पे एवरी ईयर। तो मैंने 20 साल का जो टर्म है उसके लिए आज ही पेमेंट कर दिया, तो अगर आज ही पेमेंट कर दिया तो मेरे को 20 साल अगर कुछ नहीं हुआ तो कुछ पैसा मेरे को वापस मिल जाएगा। आई एम नॉट पेइंग प्रीमियम एनुअली, वो भी पॉसिबिलिटी है आज। हाँ, इसी से एक और चीज निकली, मुझे बता दें। अब आप देखना आपने क्या क्या लिखा था, मैंने पूछना भूल गया, डिस्कशन में चले गए। व्हाट इज द आइडिया अबाउट क्लेम अमाउंट दोनों तरह के कॉन्ट्रैक्ट्स में? लॉन्ग टर्म में फिक्स है ना, एंड इसमें वेरिएबल होंगे। सिंपल भाषा में अगर बोलूं तो क्लेम अमाउंट इज अ रैंडम वेरिएबल इन शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट, बिकॉज पता ही नहीं है कितने का क्लेम आने वाला है। अगर हेल्थ इंश्योरेंस है तो पता ही नहीं मैं कितना बीमारी है, कहां तक पैसा जाएगा। अगर मोटर पॉलिसी है तो भी पता नहीं कितना बड़ा एक्सीडेंट होने वाला है। तो आप ये लिख सकते हैं कि क्लेम अमाउंट इज अ रैंडम वेरिएबल शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में, एंड अंडर लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट रैंडम वेरिएबल हो सकता है, ऐसा नहीं कि नहीं हो सकता है, बट यूजुअली इट इज फिक्स्ड सम एश्योर्ड। जिन्होंने सीएमएन पढ़ा उन्होंने विद बोनस पॉलिसीज भी पढ़ी हैं, तो ऐसा नहीं कि हमेशा ही ये मॉडल नहीं हो सकता, बट मोस्ट ऑफ द केसेस में इट इज अ फिक्स्ड अमाउंट। एट द ऑनसेट ऑफ द पॉलिसी मुझे पता है कि मेरे को इतने का सम एश्योर्ड मिलने वाला है अगर इवेंट अगर हो जाता है। तो अगर किसी ने सीएमएन पढ़ा है, काफी लोगों ने पढ़ा है यहाँ पे शायद, तो आप देखिए क्या आपने क्लेम अमाउंट की मॉडलिंग करी थी कभी वहां पे? आंसर दो कोई। पहले वक्त किसने पढ़ा हुआ सीएमएन? मेरे को चार्ट खोलनी पड़ेगी, ऐसे बता दो। क्या सीएमएन में आपने क्लेम अमाउंट की मॉडलिंग करी है कि क्लेम अमाउंट इस डिस्ट्रीब्यूशन से बिलोंग करते हैं? नहीं सर। नहीं करेंगे, क्योंकि यूजुअली आपको प्रोडक्ट्स पढ़ाएगा वो कैसे हैं जिनमें आपको फिक्स पैसा मिलने वाला है। लाइफ इंश्योरेंस। अच्छा, नंबर ऑफ इवेंट्स को ही नंबर ऑफ क्लेम्स की फॉर्म में ट्रांसलेट कर रहा हूं, लेकिन कुछ बताना है इसलिए लिख रहा हूं मैं यहाँ पे। नंबर ऑफ क्लेम्स यहाँ पे रैंडम वेरिएबल है, दोनों जगह रैंडम वेरिएबल है नंबर ऑफ क्लेम। तो पर क्या यहाँ पर नंबर ऑफ क्लेम को बर्नौली बोला जा सकता है? फिक्स्ड 0 या 1? 0 या 1, ये तो क्लेम होगा या क्लेम नहीं होगा ड्यूरिंग द टर्म ऑफ द पॉलिसी। क्या यही बात यहाँ पे एप्लीकेबल है? क्योंकि यहाँ मल्टीपल क्लेम हो सकते हैं, तो आपके नंबर ऑफ क्लेम में यूजुअली आप देखोगे पॉइजन डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है, नेगेटिव बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन यूज हो रहा है, फिर देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ मोर देन वन क्लेम। सो जब हम जनरल इंश्योरेंस की पढ़ाई करेंगे तो क्लेम अमाउंट की मॉडलिंग भी पढ़नी है, नंबर ऑफ क्लेम्स की मॉडलिंग भी पढ़नी है, लेकिन हमें यहां पर दोनों चीजों से बच के निकल सकते हैं। और कोई डिफरेंस जो किसी ने लिखा है मैंने नहीं लिखा, कोई बोलना चाहेगा? मैं भी याद कर रहा हूँ, मैं मेरे पास एग्जॉस्टिव लिस्ट तो नहीं है। रिस्क जैसे एक्सप्लेन करना। सर लाइक शॉर्ट टर्म में रिस्क थोड़ा कम होता है, लाइक इन जनरल, नॉट लाइक इंश्योरेंस। मतलब जब हम नॉर्मली पढ़ते थे स्कूल लेवल में, और लॉन्ग टर्म में कुछ भी इवेंट हो सकता था तो हम कंसिडर करते थे उसमें, क्योंकि ज्यादा टाइम पीरियड के पास हमारे पास है। तो लाइक इसमें एप्लीकेबल होता है कुछ ऐसा? सोचते हैं, वैसे देखते हैं। एंड दैट डिपेंड्स ऑन द इवेंट आल्सो, किस इवेंट की आप बात कर रहे हैं। So chances Yes, that person will die in coming 1 year, depending upon he's young, is very less, as compared to chances he will commit an accident. Yes, Soumya? सर भाई ना नेचुरल डेथ होना, हाँ, मतलब लाइक भाई मैं एक्सीडेंट कर दूं गाड़ी का, उसकी प्रोबेबिलिटी थोड़ी ज्यादा है एज कंपेयर टू कोई यंग आदमी, हाँ है ना? हाँ, लाइक वो सर एज के डिपेंड भी करता है ना मोर्टेलिटी रेट उसका। तो ऐसे जनरलाइज नहीं कर पाऊंगा मैं कि यहाँ रिस्क ज्यादा और यहाँ रिस्क कम है, ये बोलना थोड़ा। डेफिनेटली इवेंट के अकरेंस जितना आप लंबा जाएंगे ड्यूरेशन में, उतना चांसेस कि वो इवेंट अकर होगा वो ज्यादा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और कोई डिफरेंस जो किसी ने लिखा मैंने लिखा हो? We have more time to invest in long term investments, तो premiums तो से returns ज्यादा आ सकते हैं। करेक्ट,
सो इन्वेस्टमेंट कंसीडरेशन बोल सकते हैं। क्या इन्वेस्टमेंट कंसीडरेशन होता है? तो जनरल इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स में यूजुअली नहीं होता है, लाइफ इंश्योरेंस में रखना ही पड़ेगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है उनमें। क्यों? यू विल बी होल्डिंग प्रीमियम फॉर अ लॉन्गर टर्म। तो उस पैसे से अगर पैसा ही नहीं बनाया, अगर पैसे से पैसा नहीं बनाया तो क्या मैं क्लेम दे पाऊंगा? क्या लगता है मैं दे पाऊंगा क्या? No. ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट का फोकस डेफिनेटली लॉन्ग टर्म में ज्यादा है और शॉर्ट टर्म में कम है। और कोई सर लाइक आप इलैबोरेट कर सकते हो इन्वेस्टमेंट कंसीडरेशन अपॉन? जनरल इंश्योरेंस में यूजुअली पॉलिसी टर्म, मैंने 1 साल के लिए पॉलिसी खरीदी, मैंने आपको प्रीमियम दिया, 1 साल में खत्म हो गया, जो होना है खत्म पैसा, या तो मैंने क्लेम करा या मैंने क्लेम नहीं करा। अगर मैंने क्लेम नहीं करा आपसे, तो वो क्या पूरा प्रीमियम आपके पास बच गया सेफ? यस नो? वो पैसा बच गया, आप उसको प्रॉफिट में भी दिखा सकते हो, अपने बैलेंस जब आप बुक्स बनाओगे तो अपना प्रॉफिट में दिखा सकते हो कि भाई इस पॉलिसी होल्डर से मैंने इतना पैसा लिया था और मुझे कुछ भी नहीं देना पड़ा, तो ये प्योर प्रॉफिट हो गया मेरा, बोल सकता हूं ऐसा। बट कैन यू से द सेम थिंग इन लाइफ इंश्योरेंस एवरी ईयर? इस साल नहीं मारा तो मेरे को प्रॉफिट हो गया, ऐसा बोल सकता हूं? नहीं सर। I will be holding premium for 15-20 years, right? 15-20 साल पैसे को बैंक में थोड़ा डिपॉजिट करेगी इंश्योरेंस कंपनी, जहां पे 3-4% का ब्याज मिल रहा है। क्या करेगी इंश्योरेंस कंपनी उससे? They have to cautiously invest it at a good place, right? यस सर। तो वहां पर इन्वेस्टमेंट कैसे हो रही है प्रीमियम की, ये पैसे की, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। एट द एंड सम एश्योर्ड क्या मिलेगा उसके ऊपर, जबकि यहां पर उसका उतना ज्यादा रोल नहीं है। ठीक है, हालांकि डिफरेंसेस और भी हैं, अगर बहुत डिटेल में चला जाऊं तो दोनों की रिजर्विंग अलग अलग तरीके से होती है, बट अभी मेरा वो इंटेंट नहीं है, वो हायर पेपर्स में आप पढ़ोगे, पर दोनों का रिजर्विंग टेक्निक में अलग है। एक आधी छोटी मोटी चीज और है, किसी को याद आ रही है तो? या किसी ने लिखी है, मैंने लिखी, कोई ऐसी चीज आ रही है? प्रॉफिट कंपनी का प्रॉफिट टेस्टिंग जो हम करते थे पहले, वो लगभग इसी में ले आओ, इन्वेस्टमेंट कंसिडरेशन में छोड़ देते उसको। आप ऐसा कर सकते हो इसको, इंटरेस्ट अमाउंट की बात कर देते हैं। तो यूजुअली जनरल इंश्योरेंस के अंदर हम इंटरेस्ट अमाउंट को इग्नोर करते हैं, सॉरी क्रॉस करते हैं। और यहाँ पर क्योंकि अगेन वो इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड है, तो वो पैसे से पैसा कमाना है, तो हाउ इट इज अर्निंग, तो इंटरेस्ट अमाउंट क्या है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। लगभग सेम ही दोनों पॉइंट्स वैसे देखा जाए तो। Any other Sir, questions? interest in what sense? how are you making money, मतलब कितना ज्यादा पैसा बना पा रहे हैं, पैसे पे इंटरेस्ट भी कमा रहे हो ना उसके ऊपर। यहाँ पे हम उसको इग्नोर करते हैं, यहाँ पे उसको लेके चलते हैं। कोई और चीज? मैंने काफी बड़ी चीज बना दी है, पर एक बेसिक आइडिया आपको समझ में आ जाना चाहिए। When you have to think about a long-term contract, what are the key things? And when you think about a short-term contract, what are the key things? वो आपके दिमाग में डे 1 पे, पेज 1 पे, CS2 पेज पे लिखी गई है कि जब हम जिसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे उसके अकॉर्डिंग अपने मॉडल में चीजें ट्वीक करनी पड़ सकती है। अच्छा, नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर मैं जनरल इंश्योरेंस की स्पेसिफिकली बात करूं, सो वी मोस्टली डील विद डिस्ट्रीब्यूशंस which are positively skewed. We mostly deal with distributions which are positively skewed. And what is the possible reason जो कोई मुझे दे सकता है इसका? सर क्लेम्स पॉजिटिव नहीं होते तो तो ठीक है, Like, मानता है, पर क्यों amount. होते हैं वो समझना है। जब अमाउंट बढ़ता है तो हमारे क्लेम्स की फ्रीक्वेंसी कम होती है। Correct. We will be having fewer claims of high amount, yeah, higher amount. Correct? And we will be having higher number of claims of small amount. कॉमन सेंस से समझते हैं, एक गाड़ी है 20 लाख रुपए की, किसका ब्रांड न्यू शोरूम से जस्ट निकली है, एक्सीडेंट हो जाता है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ये 20 लाख के 20 लाख पूरे देने पड़ रहे हैं? व्हाट डू यू थिंक? नेग्लिजिबल प्रोबेबिलिटी या वेरी हाई प्रोबेबिलिटी?
नेग्लिजिबल। नेग्लिजिबल। नई गाड़ी को आदमी पोंछ के रखता है ना, पता है ना आपको ये बात। अगर हमारा बस चले तो नई गाड़ी में फर्स्ट रात सो जाए, और हमारे घर नई गाड़ी आई है तो हम उसके आसपास ही रहते हैं, हम उसकी पार्किंग भी लगाते हैं तो ऐसे सोच के लगाते हैं कि पास से कोई निकलेगा तो स्क्रैच भी नहीं आना चाहिए। ये सब होता है, ऐसा ही नहीं होता। तो चांस है कि पूरी की पूरी गाड़ी आप आज लाए कल चोरी हो गई या कल आग लग गई उसके अंदर, कितना क्या लगता है, बहुत कॉमन बात है कि नहीं। तो हम यूजुअली एक्सपेक्ट करते हैं, मान लो ये तो कहने के बाद नई गाड़ी है, 2 महीना 3 महीने पुरानी हो गई, 20 लाख की गाड़ी में क्लेम आएंगे तो मैक्सिमम क्लेम्स आप देखेंगे विल बी ऑफ द अमाउंट 10,000 से 1 लाख। बहुत बड़ी विड्थ है, अगर मैं देखूं इस रेंज में यू विल एक्सपेक्ट कि मोस्ट ऑफ द क्लेम्स विल कम, एंड चांसेस ऑफ गेटिंग अ क्लेम मोर देन 1 लाख या उससे और जितना आगे जाता जाऊंगा वो चांसेस डिक्रीज होते चले जाएंगे। तो I will be having very few claims of higher amount and I will be having higher number of claims of small amount. Usually ये पैटर्न देखा गया। तो ऐसे डिस्ट्रीब्यूशंस जो पॉजिटिव स्क्यूड होते हैं उनको मैं यूज करता हूं फॉर मॉडलिंग क्लेम अमाउंट। तो गामा एक एग्जांपल आ जाता है उसमें लॉग नॉर्मल एक एग्जांपल आ जाता है। नाउ कुछ नए डिस्ट्रीब्यूशंस आएंगे जो आपने पहले शायद सुने या नहीं सुने, पर ये तो आ जाएगा, वेबुल आ जाएगा, बोर्ड डिस्ट्रीब्यूशन आएगा, हम कुछ नए डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे। तो जब आप चैप्टर देख रहे थे प्रोडक्शन में लॉस डिस्ट्रीब्यूशन, वहां पे सारे नए डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ाए गए। तो मैं अलग से कभी भी हेडिंग डलवा के लॉस डिस्ट्रीब्यूशन नहीं पढ़ाता हूँ, पहले बार आपको बता दूं। मैं री इंश्योरेंस के साथ ही लॉस डिस्ट्रीब्यूशन सारा पढ़ा दूंगा। तो 3 क्लास में री इंश्योरेंस और लॉस डिस्ट्रीब्यूशन दोनों खत्म करेंगे कंबाइन करके, जिसमें सारे डिस्ट्रीब्यूशन भी पढ़ेंगे, साथ में री इंश्योरेंस भी पढ़ेंगे। एनी डाउट? सर पहले हम कभी भी क्लेम असेसमेंट का प्रोबेबिलिटी का जब करते थे तो हम उसको लाइक नॉर्मल में करते थे फॉर इजियर कैलकुलेशन। वो अभी भी करेंगे। अभी आई एम टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल क्लेम। इफ आई विल बी हैविंग लार्ज नंबर ऑफ क्लेम फ्रॉम द सेम पोर्टफोलियो तो उनके टोटल को अभी भी मैं सीएलटी के थ्रू जाके क्या कर सकता हूँ, नॉर्मल में अप्रोक्सीमेट कर सकता हूँ। वो अभी भी एप्लीकेबल है बेटा। सीएलटी का एप्लीकेशन कहाँ पे आता है ये बताओ? क्या एक क्लेम में लगा सकते हैं सीएलटी? सबसे बड़ी कंडीशन कि सैंपल साइज रैंडम है, हाँ, ग्रेटर देन 30 का। अभी भी हो सकता है मेरा इंडिविजुअल क्लेम्स गामा फॉलो कर रहे हूं, बट इफ आई कंबाइन ऑल दोस क्लेम्स इन लार्ज नंबर्स और उनके टोटल को मॉडल करना है या उनके मीन को मॉडल करना है, वो भी नॉर्मल से कर सकता हूं। गॉट इट सर। ठीक है, तो अभी व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट इज इंडिविजुअल क्लेम। ठीक है, सो टोन सेट होगी पेपर की, किसी को कोई डाउट? तो आप ज्यादातर पॉजिटिव स्क्यू डिस्ट्रीब्यूशन में डील करने वाले हैं, CS2 के अंदर शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट में डील करने वाले हैं। इस सोच के साथ आपको आगे बढ़ना है। तो क्यों यही हो रहा है, वो पेपर की टोन आज के लिए मेरे को मेनली सेट कर दी थी। एनी अदर क्वेश्चन इफ यू हैव रिगार्डिंग CS2 जो भी हमने आज डिस्कस करा? वी विल स्टार्ट विद द मेन टॉपिक नेक्स्ट वीकेंड, री इंश्योरेंस स्टार्ट करेंगे। बट ये आइडिया सबको क्लियर है? फेयर एनफ। तो आप इस वीक को कैसे यूटिलाइज करने वाले हैं पता है सबको? आइडिया क्लियर है सबके दिमाग में? हमें क्या रिवाइज करना है? CS1 टॉपिक्स भी क्लियर है सबको? रिपीट करने तो मुझे बता देना, बट आप प्लीज टाइम लगाइए 3 4 5 घंटे, आप पूरा वीक इसको दीजिए। आप जब री इंश्योरेंस मेरे साथ पढ़ेंगे, मैं बोलूंगा डिस्ट्रीब्यूशन, तो दिमाग में ऐसे वो नहीं आना चाहिए कभी सुना था, ऐसा नहीं होना चाहिए। मेरे दिमाग तुरंत मेरा आंसर निकले, मुझे उस लेवल पे पहुंचना है। गेटिंग माय पॉइंट? चलो, आई एम रैपिंग अप दिस सेशन फॉर टुडे। नेक्स्ट सैटरडे मिलेंगे। सर लाइक लास्ट ईयर when में आपने बेजन पढ़ा था, आपने हमें लॉस फंक्शन सिखाया था। हाँ। तो सर यहाँ पे लॉस लॉस डिस्ट्रीब्यूशन चलो अच्छा क्वेश्चन। जनरल इंश्योरेंस के अंदर लॉस इज एन ऑल्टरनेट टर्म ऑफ क्लेम। इस लॉस को नुकसान की तरह नहीं देखना है, लिटरल प्रॉफिट लॉस वाला लॉस नहीं है। लॉस अमाउंट और क्लेम अमाउंट ऑल्टरनेट टर्म्स है। तो जब मैं लॉस डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूँ, लॉस फंक्शन नहीं बोल रहा हूँ, जब मैं लॉस डिस्ट्रीब्यूशन बोल रहा हूं तो मैं क्लेम अमाउंट डिस्ट्रीब्यूशन की बात कर रहा हूं। सो ऑल दीज आर माय लॉस डिस्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, उससे कंफ्यूज नहीं होना है। पेशेंट का कोई रोल नहीं है हमारे CS2 में। तो लाइक सर वो भी पढ़ा था हमने, EBCT पढ़ा था, लॉग जो सब कुछ नहीं है यहाँ पे यूज। हालांकि EBCT जैसा एक मॉडल हम यहाँ पे पढ़ेंगे, तो EBCT वहां पढ़ने का पर्पस था एक ऐसा मॉडल बनाना that was totally dependent on data और statistical distribution। याद है कुछ? एम्पिरिकल का मतलब क्या था? वी टोटली रिलाई ऑन दी डेटा। तो यहाँ पे ऐसे मॉडल्स बनाएंगे जो पैरामेट्रिक भी होंगे,
नॉन पैरामीट्रिक भी होंगे, सेमी पैरामीट्रिक भी होंगे। मतलब ऐसे मॉडल्स बनेंगे जो टोटली डिस्ट्रीब्यूशन पर रिलाई कर रहे होंगे या बिल्कुल नहीं कर रहे होंगे, उनको नाम देंगे प्रॉपर कि ये पैरामीट्रिक है, फुली पैरामीट्रिक है, सेमी पैरामीट्रिक है, नॉन पैरामीट्रिक है। तो जो जो चीजें याद आती जाएंगी वहां से धीरे धीरे हम सब, हालांकि रिवाइज नहीं करना है कुछ भी, आपको डायरेक्टली यूज नहीं होने वाला, ना बेजन ना ईबीसीटी में से कुछ नहीं होगा। जितना मैंने आपको बोला ना CS1 से यूज होगा, अब वो टॉपिक्स को ध्यान में रख के चलेंगे, ओके सर। उसमें आपका काम बहुत अच्छे से हो जाएगा। और बाकी जो नया उसमें पढ़ा लेगा, हाँ सर, गुड। ठीक है। सो एक छोटा सा टास्क और है नेक्स्ट क्लास से पहले, आपको ना सोच के रखना है कि री इंश्योरेंस क्या होता है। मतलब शायद मीनिंग आपको नॉर्मल टर्म में समझ में आ रहा है, बट क्यों परचेज करती होगी इंश्योरेंस कंपनी री इंश्योरेंस? यू हैव टू थिंक, गूगल मत करना, गूगल में तो फिर आपको आंसर मिल ही जाएगा। जस्ट थिंक नॉर्मल सेंस से, यार क्यों जरूरत पड़ती होगी री इंश्योरेंस खरीदने की। वी विल हैव डिस्कशन पहले उसके अराउंड एंड देन वी विल स्टार्ट विद अवर चैप्टर। चलता है? यस। चलो।